प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। आप सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं। आइए हम लोग आज संभाषण शुरू करते हैं। मैं एक दो लोगों को यहाँ पर को होस्ट बना देता हूँ और हम लोग यहाँ पे संभाषण करेंगे। एक मिनट रुकिए, मैं को होस्ट बना देता हूँ। जी, डॉक्टर दिलकश प्रवीण जी, आप इधर आइए और हमसे बात करिए। डॉक्टर दिलकश जी, आप सुन पा रही हैं? नमस्ते सर। हाँ नमस्ते। आप कहाँ बिहार में प्रैक्टिस करती हैं? जी सर। तो वहाँ पे किस तरह के पेशेंट आते हैं? सर ज्यादा तो यहाँ पे आयुर्वेद से अगर मैं कर रही हूँ, यहाँ पे सिर्फ आयुर्वेद से ही, तो इनफर्टिलिटी वगैरह के केस यहाँ ज्यादा है, जिसमें पीसीओडी वगैरह का केस सबसे ज्यादा है यहाँ पे। बिहार में इनफर्टिलिटी? हाँ, आपका आवाज कट रहा है। आपका आवाज कट रहा है मैम। किसी को सुनाई दे रहा है? किसी को हाँ, सुनाई दे रहा है क्या? नो सर। नहीं सर। अभी उनका आवाज ही नहीं आ रहा है। परवीन जी, आप अगर सुन पा रही हैं तो शायद नेटवर्क एरिया में आइए। शायद नहीं हो पा रहा है। ठीक है। डॉक्टर शशि मैम कैसी हैं? आज तबीयत कैसे है आपका? डॉक्टर शशि तिवारी मैम, गुड इवनिंग सर। मेरी तबीयत ठीक है सर। कितना % ठीक हो गई? बस खांसी की थोड़ी प्रॉब्लम है सर। और आपने क्या खाया कल और आज, बताइए ना। कल तो मैंने सर क्या खाया था, कल तो सुबह कल कुछ खाया तो था, पता नहीं, याद नहीं रहा। आज तो सब्जी रोटी खाया है। हाँ, कल अच्छा, सुबह तो दाल का पानी पिया था। अच्छा। तो अग्नि बढ़ गया आपका? हाँ, भूख लगने लगी थी तभी मैंने दाल का पानी पिया था। तो अच्छा, आज तो सुबह सब्जी रोटी खाया था सर। अच्छा, जी सर। बहुत अच्छा। तो अभी आप थैंक यू। ठीक हो गए हैं, अब आप केस टेकिंग भी कर सकती हैं। हाँ जी, हाँ जी सर। हाँ, तो वो अभी आदित्य सर आएंगे, वो कोई अच्छा, पेशेंट को लेने वाले हैं, फिर वो केस टेकिंग करिएगा। ठीक ठीक है। है सर। बहुत दिल से खुशी हुआ कि मैम आप अच्छी हो गई। थैंक यू सर, थैंक यू सर। हाँ, आदित्य सर आ गए। आदित्य सर का आवाज अभी नहीं आ रहा है, ऑडियो नहीं आ रहा है। हाँ, आदित्य सर आ गए। हाँ हाँ सर, मैं पेशेंट सोनम शर्मा है, उन्होंने ज्वाइन हाँ, कर लिया। मैं इनको बोलता हूँ ऑडियो ज्वाइन करे, ऑडियो लगाया नहीं है। हाँ, मैम थोड़ा सा ये एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया के पेशेंट है, पीएच फिलाडेल्फिया पॉजिटिव और ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट है। और इनकी कीमोथेरेपी नॉन टॉलरेंट है। मतलब इनको जब कीमो देते हैं तो काउंट्स गिर जाते हैं, एलर्जिक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, लंग्स में प्रॉब्लम आने लगती है, बार बार मोशन होने लगते हैं। इनको ऑडियो ऑन करने को बोलिए ना, ऑडियो वीडियो ऑन करने को बोलिए। शशि मैम, इनका केस टेकिंग करिए। वीडियो तो ऑन कर दिया इन्होंने, वीडियो ऑन सर कर दिया, ऑडियो भी ऑन करिए। हाँ जी, हाँ जी सर, शो हो रहा है। हाँ जी मैम, नमस्ते। आपका ऑडियो हाँ, ऑन करिए, ऑडियो वहां पे देखिए, ऑडियो ऑन करने का ऑप्शन है, वहां पे आ रहा है वाईफाई सेलुलर डेटा, वहां पे क्लिक करिए और आ जाएगा, वहां पे ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। कॉर्नर पे वाईफाई सेलुलर डेटा करके आता है, उसको ऊपर से क्लिक करना है। शायद नहीं आ रहा। आदित्य सर, इनको थोड़ा बताइए ना, इनको आवाज कैसे लाना है। वीडियो ऑफ कर दिया इन्होंने।
सोनम शर्मा जी, वाईफाई सेलुलर डेटा करके आता है कॉर्नर में, राइट साइड में आता है, ऑडियो ऑन करने का ऑप्शन आता है। शायद नहीं आ रहा सर। आदित्य सर, उनको फोन करके बताइए ना। शायद नहीं आ रहा उनको। तब तक सर बताएंगे। कोई और कुछ बोलना चाहता है तो बोल सकते हैं। किसी को कोई केस बताना है। इनका वीडियो तो ऑन हो गया है, लेकिन ना ऑडियो, ऑडियो के लिए राइट साइड में एक बटन होता है, उसके ऊपर दबाना पड़ता है। जूम में ही, जूम में ही सर राइट या लेफ्ट साइड में देखिए, एक ऑडियो का ऑप्शन होता है। हाँ, ये आ रहा है, कनेक्टिंग टू डेटा, कनेक्टिंग टू ऑडियो। हाँ, वेरी गुड। चलिए शशि मैम पूछिए। जी सर। हाँ जी मैम, नमस्ते। हेलो, एम आई ऑडिबल टू यू? हाँ जी सोनम जी। हेलो। हाँ जी हाँ जी, चलिए आपकी आवाज आ रही है। हाँ जी मैम, नमस्कार। बताइए क्या तकलीफ है आपको? मैम मेरे को ब्लड कैंसर है, ALL। अच्छा। मैं 2019 में मैम मतलब डिटेक्ट हुआ था, तो मुझे ओके PH पॉजिटिव है। तो 2019 को मैंने टाटा मेडिकल में एडमिट हुई, मेरा ट्रीटमेंट हुआ, ओके। मुझे क्योर कर दिया गया। उसके बाद मुझे HR ब्लॉक के लिए मतलब केमोथेरेपी दिया गया, जिसमें मेरे को मतलब प्रॉब्लम हुआ और मैं वेंटिलेटर पे चली गई। 1.5-2 महीना उसमें वेंटिलेटर पे थी। उसके बाद नॉर्मल हुई, लोग धीरे धीरे केमो करके फिर नॉर्मल किए। 2020 मेरा नॉर्मल निकला। 21 में फिर जनवरी में मेरे को CNS में रिलैप्स हुआ। ओके। उसके बाद फिर उन्होंने मुझे IT दिया, मतलब मेंटेनेंस के दौरान ही हुआ। मेंटेनेंस के दौरान ही मेरे को फिर IT के दौरान ही मेरे को हुआ। 2021 में IT दिया, नॉर्मल हुआ। 21, 22 नॉर्मल किया, अभी 23 जन में फिर रिलैप्स हुआ मैडम CNS में। अच्छा, एक बात बताइए, 2019 में आप बोल रहे हो डिटेक्ट हुआ था ना मैम? हाँ हाँ। तो 2019 में आपको क्या तकलीफ हो रही थी जो आप गए होंगे तो जिसकी वजह हाँ से डिटेक्ट हुआ? मैम, सबसे पहले मेरे को स्पाइन में मतलब पीठ के एकदम पीछे में अपने कमर की हम्म तरफ ऐसे हम्म हैमरिंग टाइप का हुआ फर्स्ट टाइम एक ही बार। मतलब जैसे कोई अच्छा। हथौड़ा मार रहा हो, मतलब हम्म रीढ़ की हड्डी में, हम्म हड्डी में कोई हथौड़ा जैसे मार रहा था वैसे मारा। फिर मुझे लगा जैसे कि चनक आ गया हो। उसके बाद हम लोगों ने फिजियोथेरेपी को दिखाया, उन्होंने कुछ हम्म मेडिसिन और फिजियोथेरेपी किया, मेरा वो दर्द ठीक हो गया। फिर मेरे कंधे पे आया, फिर मैं हम्म कंधे के डॉक्टर के पास गई, उन्होंने मुझे इंजेक्शन दिया, यहाँ पे नॉर्मल हुआ। फिर मैडम मेरा हम्म लूज मोशन वोमिटिंग स्टार्ट हुआ। फिर ओके मैं तीसरे डॉक्टर के पास गई, वो भी नॉर्मल हुआ। उसके बाद मेरे को पहले 3-4 साल पहले कोलाइटिस हुआ था, मतलब कुछ खाते दर्द हो ओके। रहा था, वैसा दर्द स्टार्ट हो गया। तो मैं पानी भी हम्म इंटेक नहीं करती। लास्ट में हम लोग हार के फिर 3 बार ऐसा हो गया, तो हम लोग फिर एडमिट हो गए। उसमें फिर पता ओके। चला मैडम कि एबनॉर्मल सेल है। फिर मेरे को ब्लड कैंसर का पता चला। अच्छा, तो एक बात बताओ मैम, आपकी शादी तो हो चुकी है ना? हाँ शादी हुए कितने साल हो गए मैम आपको? मैं 2016 में मेरी शादी हुई। अच्छा, और 2016 की 2000, शादी है, हाँ 2019 में डिटेक्ट हुआ है हाँ, आपका, है ना? 2.5 साल बाद मेरे को डिडक्ट हो गई। 2.5 साल बाद। मतलब कुछ कुछ प्रॉब्लम होना शुरू हुई थी। पहले आपको नीचे लग रहा था, वर्टिब्रल कॉलम में प्रॉब्लम थी, उसके बाद फिर शोल्डर रीजन में प्रॉब्लम आई। कॉलन प्रॉब्लम तो तो आप पहले बोल तो सकते हैं सिंपल मैडम सिंपल मेरे। डॉक्टर के पास गए है ना आप? हाँ कि लगा होगा कि ऐसे ही कुछ पेन है, क्यों ऐसा हम हो रहा है ना? हम लोग को कोलेक्टिस ही लगा नॉर्मली। ओके। तो एक बात बताओ, बच्चे भी हैं मैम आपके? मैं 2018 को मैंने कंसीव किया था, दिसंबर को ही मेरा मिसकैरेज हुआ था। अच्छा, कितने दिन का बच्चा था वो? 3 to 4 मंथ का था। 3 to 4 मंथ का था। क्या हो गया था अचानक? मैम मेरे को ब्लीडिंग हो गया था। मैं मतलब उतना रेस्ट भी नहीं की थी, मतलब काम वाम भी करती थी, और मन सडनली हो गया वो। नहीं, सच आप में हाउस वाइफ हैं कि वर्किंग थे मैम? हाँ, मैं अपने हस्बैंड के संग ही काम करती थी, मैं वर्किंग हूँ। थी, अब तो अच्छा, नहीं वर्क। हूँ। चलिए कोई बात नहीं, अभी नहीं है। तो 2016 की आपकी मैरिज हुई थी और डिटेक्ट आपका मतलब प्रेगनेंसी 2018 में हुआ था।
तो क्या बीच में आप बच्चा नहीं चाहते थे कि कुछ मैम प्रिकॉशंस मैं वगैरह रख आपको ये लिए भी कि बता, नहीं ऐसे नहीं ही मैम नहीं ऐसा कंसीव नहीं कर है, रहे? मैम ऐसा नहीं है। 2016 को ही मैंने फिर कंसीव किया था, जब मैं शादी हुई थी तुरंत ही मैंने 2 महीने बाद कंसीव किया था। बस उस टाइम हमारी हालत वैसी नहीं थी कि हम लोग मतलब मेरे मतलब हाँ, कि अभी उस टाइम हम लोग रेडी नहीं थे बच्चे के लिए, तो मैंने ओके, अबॉर्ट करा दिया था। वो कितने दिन का बच्चा था? आई थिंक 1 मंथ का भी नहीं होगा मैम। तो 1 मंथ का तो एमटीपी पिल्स खाई थी, एमटीपी किट की क्या नहीं नहीं, किया था? अबॉर्शन, प्रॉपर अबॉर्शन कराया था। अच्छा, डीएनसी हुआ था, सफाई हुई थी। हाँ सफाई। तो उस वक्त जिस गायनकोलॉजिस्ट को आपने दिखाया था उन्होंने सजेस्ट नहीं किया कि नहीं ऐसा कोई काम मत करिए आप? इतना कुछ बोला नहीं उन्होंने, उन्होंने बोला ठीक है आपको नहीं चाहिए तो आप मत रखो। आप बनारस के हैं ना मैम? नहीं नहीं, मैं कोलकाता से हूँ मैम। अच्छा, नहीं जैसे आप टाटा में जो दिखा रहा था, टाटा बनारस वाला? नहीं मैम, कोलकाता वाला, न्यू अच्छा, टाउन। कोलकाता। ओके। तो जब 2016 में मैम आपकी शादी हुई थी तब आपकी एज क्या थी मैम? मैं 87, 29 की होंगी, अच्छा, 29। आप 87 बॉर्न हैं। हाँ अच्छा, एक बात बताइए, आपने कहा कि उसके कुछ साल पहले आपको कोलाइटिस की प्रॉब्लम हुई थी ना? हाँ कोलाइटिस की प्रॉब्लम शादी के पहले हुई थी? हाँ, काफी साल पहले मेरे को किडनी में स्टोन था मैडम। हम्म। तो आई थिंक मेरे को वो हुआ होगा 2004-5 में, 4 या 5 में कोलेक्टिस का। कोलाइटिस 2004 या 5 अगर मैं मानूं तो 87, 97, 2007, मतलब 20 साल के भी आप नहीं थे? हाँ 20-21 साल की थी। नहीं, अगर 87 से मानेंगे 2005 तो आप 18 इयर्स के होते हैं, इसलिए हम हाँ आपसे कर रहे हाँ, हैं। वही ओके। एज होगा मैम। तो उस वक्त कोलाइटिस डिक्लेयर हुआ था? हाँ मतलब डॉक्टर बोला कोलेक्टिस जैसा है, इंटेस्टाइन में थोड़ा सूजन है, जैसे कि कुछ वैसा नहीं था, बस पेन हुआ था, जैसे कि खाने खाते मतलब पेन हो रहा था, पानी पीते पेन हो रहा था। तो नॉर्मली एडमिट हुई थी, 4-5 7 हम्म। 7 दिन नॉर्मल ट्रीटमेंट किया और छोड़ दिए उन लोग। और मेरे को तो उसके क्या बाद उसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। कोई अल्ट्रासाउंड हुआ था उसमें? हाँ अल्ट्रासाउंड वगैरह से ही कोलेक्टिस पता चला था। अच्छा, अल्ट्रासाउंड के थ्रू हुआ था। तो क्या आपको उस वक्त मोशंस वगैरह की भी प्रॉब्लम थी कि कई हाँ बार जाते थे, कॉन्स्टिपेशन के या प्रॉब्लम थे। कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम किस एज से थी मैम आपको? एज तो कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम था मैम मेरे को, मोस्ट प्रोबेबली था। बचपन स्कूल टाइम से था? स्कूल कॉलेज के टाइम से बोल सकते हैं मैम। क्योंकि 18 इयर्स में आपका कोलाइटिस डिक्लेयर हुआ, तो 18 के आसपास तो इंसान तो समझ लो +2 वगैरह करता है, इसलिए हम आपसे पूछ रहे हैं कि कोलाइटिस हुआ, इट मीन्स कि उसके पहले से ही जीआईटी के ट्रबल्स थे, मतलब पाचन संबंधी परेशानियां रही होंगी आपको। उसके हाँ कितने साल पहले से लगभग आप सोचते हो? उस टाइम ही मैं बेसिकली स्टार्ट किया था। एक डोल्फेनेक्स बोल के एक टैबलेट आता था, डॉक्टर हमको देता था। मैम मैं एक चीज बताना चाहूंगा, मैंने इनकी कुंडली दिखाई थी मैम, और बचपन से इनको बीमारियां बताई गई हैं, भले इनको पता हो या ना हो पता हो। तो बहुत ऑथेंटिक पर्सन कोई को बात नहीं कुंडली सर, दिखाई आप थी। कुंडली भेज देना, मैं बता दूंगी। सैटर्न और मार्स का कॉम्बो है क्या? मैम वो ये बताएंगे मैम, इतना मुझे मैं मालूम नहीं आपको है। डेट ऑफ बर्थ बताऊं क्या मैडम मेरा? हाँ, डेट ऑफ बर्थ बताना है क्या? चलो कोई बात नहीं, वो तो हम बाद में सर से पूछ लेंगे, वो चीज मैं बात नहीं कर रही, क्योंकि आपको कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ थी। मेरा वहां से मतलब है कि जब आपको कोलाइटिस अगर डिक्लेयर हुआ है, इसका मतलब है कि पहले से तकलीफ थी पाचन संबंधी। तो एक बात बताओ मैम, आपको स्टोन कब डिक्लेयर हुआ था, जो रीनल कैल्कुलस स्टोन की भी बात मैम कर मेरे रहे को हैं? जब मैं फर्स्ट ईयर में थी तभी मेरे को सबसे पहले स्टोन का बताया गया था, तो आप समझ लो हम्म। 2004-5 में मैम, 5 में ही उस टाइम में कोलेक्टिस का भी बताया गया था, उसी टाइम मेरे को स्टोन का बताया गया। अच्छा, तो आपको एक तो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती थी, उसके अलावा और क्या क्या तकलीफ रहती थी मैम आपको, ये बात मुझे जरा बताइए। मैम और यही कौन सी प्रॉब्लम? बेसिकली मेरे को कॉन्स्टिपेशन का ही प्रॉब्लम था। फर्स्ट टाइम ही मेरे को जो हुआ था कोलेक्टिस ही हुआ था, उसके पहले बुखार भी उसी टाइम में मेरे को फर्स्ट टाइम हुआ था। मतलब मेरे को ब्रेन मलेरिया हुआ था फर्स्ट टाइम ही, उस टाइम ही मैं हम्म। एडमिट हुई थी। उसके बाद पता चला कि मेरे को मतलब मतलब किडनी में स्टोन है। उस टाइम डॉक्टर ने छोड़ दिया था, बोला था कुछ छेड़ने का जरूरत नहीं है। उसके बाद हम्म। मैडम फर्स्ट ईयर में मेरे को कोलेक्टिस का पेन हुआ, तब मैं एडमिट हम्म। हुई थी। उसके बाद किडनी का भी मेरे को धीरे धीरे प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ, लेकिन किडनी का प्रॉब्लम मेरे को अचानक 2-3 साल रहा। किडनी स्टोन का प्रॉब्लम मैंने हम्म। स्टैंड लगवाया 2 बार, उसके बाद मेरे को आज 7-8 साल हो गए, मेरे को किडनी का स्टोन का प्रॉब्लम कभी हुआ नहीं।
नहीं, जैसे मान लो पाचन का परेशानी था कि कॉन्स्टिपेशन रहता था, किडनी स्टोन वो की मेरे को मैम परेशानी काफी होगी, टाइम तक रहा। तो आपके खाने पीने में कहाँ पर क्या प्रॉब्लम थी, क्या कैसा खाते पीते थे, कितने बजे सोते उठते, कुछ बता पाएंगे आप अपना सही से? सोते उठते मैम अभी का पहले का बताऊं क्या? हाँ, पहले का भी बताइए, क्योंकि पहले देखो का तो हमारी देखिए बॉडी मैम में जो बीमारी। कॉलेज पहले का तो मैम कॉलेज ही मेरा 6:30 बजे का था, तो उस हिसाब से रहता था। खाना पीना मैम नॉर्मल था, जैसे कि कोई ऐसा नहीं बोल सकते कि मैं बहुत स्ट्रिक्ट डाइट में थी। जैसा मतलब कि हम लोग के घर में आप ब्रेड बोलो तो ब्रेड भी खा लेते थे, रोटी भी, सब तरीके का खाना चलता था। नॉनवेज हम लोग खाते नहीं है, बट नॉर्मल मतलब जो मारवाड़ी जैसे लोग खाते होंगे वैसा। ऐसा नहीं कि मैं रोज अच्छा, आप फ्राइड ही मारवाड़ी खाती हैं, थी। यस मैम। तो मिर्ची मसाला वगैरह भी अच्छे से खाते होंगे? बहुत मिर्ची मसाला मैं बहुत ज्यादा कभी नहीं खा पाई। नहीं, देखो कॉन्स्टिपेशन की कुछ ही रूट कॉज होती है, हर इंसान को जानता है। एक तो होता है कि फाइबर लेस डाइट जो होती है, रफेज जो नहीं होता है, जो हमारा आजकल का खाने का पैटर्न है कि जो भी आ रहा है, चाहे आटा आ रहा है, चाहे जो भी चीजें आ रहे हैं, आप देख रहे हैं कि बिल्कुल बहुत ही बारीक हो गया है, मैदा टाइप से लगभग हो गया, चाहे जिस भी ब्रांड का आटा उठा लीजिए। मतलब हमारे बचपन की अगर हम बात करें तो बहुत मोटा अनाज होता था, आटा भी छानने पर अच्छा खासा बचता था। अभी आप छलनी पास कर दीजिए, कुछ भी आटा नहीं बचता। तो एक तो ये है। दूसरी एक और अच्छी सी जो चीज है वो हमारा स्ट्रेस होता है। तो एक बात आप मुझे बताएंगे कि आपको स्ट्रेस का कितनी अच्छी आदत रही? मेरे लाइफ में टेंशन बहुत रहा है मैम, ऐसा नहीं है कि नहीं रहा, चाहे पढ़ाई से रिलेटेड हो, पर्सनल प्रॉब्लम, स्ट्रेस रहा है मेरे को। हाँ, वही इसलिए मैं पूछ रही हूँ कि जैसे आप छोटे बच्चे थे, मान लो मैं मानकर चलती हूँ 18 साल की उम्र के आसपास आपको कोलाइटिस वगैरह डिक्लेयर हुआ, तो उसके 4-5 साल पहले से ही, या हो सकता है जैसे बच्चा थोड़ा सा, खासकर लड़कियां 10-12 साल की उम्र में काफी कुछ समझने लायक हो जाती हैं, चाहे घर के मतलब फाइनेंशियल कंडीशन हो, चाहे कुछ और कंडीशन हो। तो क्या या पढ़ाई को लेकर के कभी कभी बहुत इंसान कुछ पढ़ाई लोग। को लेके ज्यादातर था, फाइनेंस को लेके इतना नहीं था जितना पढ़ाई को लेके मेरे को 12th तक था। और एक पापा को तरफ से शादी का प्रेशर मेरे को बहुत ज्यादा था। पापा बहुत जल्दी करना चाहता, मैं पढ़ना चाहती थी। तो पढ़ाई में मतलब पहले जब मैं क्लास 8-9 तक थी ना, तो मेरे को पढ़ाई से बहुत डर लगता था, मतलब एग्जाम आता था मैं डर जाती थी, और मैं उतना नहीं थी। लेकिन 10 के बाद पता नहीं बहुत सडन चेंज आया मेरे में। मैं 11 के बाद कभी पीछे मुड़ के नहीं देखी एग्जाम में। मेरे मार्क्स भी ओके। अच्छे आते थे, पढ़ के भी सब चीज। लेकिन मैं 10 तक बहुत स्ट्रेस में रही हूँ, बहुत स्ट्रेस तक पढ़ाई को लेकर मैं डरती थी। अच्छा, 11 से डरना तो बंद क्या, हो गया, लेकिन मैं 10 तक बहुत डरती थी। अच्छा डांट उट भी बहुत खाते थे क्या पढ़ाई को लेकर के? नहीं, मेरे पापा का मेरी तरफ से प्रेशर नहीं था, लेकिन मेरे पापा स्ट्रिक्ट बहुत थे, हर तरीके से बहुत स्ट्रिक्ट थे। अच्छा, तो मतलब घर का माहौल भी टेंस भरा था, मैम है? हाँ। ओके। तो मैम एक चीज और बोलना चाहता हूँ, घर जी में सर कुछ डेथ्स हुई बताइए। थी एक साथ मैम, 2 या 3 डेथ्स हुई थी, वो सोनम ज्यादा अच्छा बताएगी। उसके बाद इनको बीमारी डिक्लेयर हुई थी। तो मैम कुछ पितरों का कुछ अगर लेना हो उससे कुछ, या उसके हिसाब से कोई चिकित्सा दी जाती है मैम, बस वो एक और चीज बताना चाहता था। ये लोग मेरे को बार बार बोलते भी मैम कि मेरे को लोग बोल रहे पितृ दोष है, मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता। जहां पर भी देखते हैं, और इवन मैं जब खाने बैठती हूँ ना, मैं या मेरे हस्बैंड, हम लोग के बाल आते हैं, मतलब बहुत वैसे सिम्टम्स होते हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं देखिए आ रहा कि ऐसा क्या होता है। है, एक चीज मैं आपको सिंपल सा बताऊंगी, एस्ट्रोलॉजी मैंने भी थोड़ी बहुत जानती हूँ। उसमें यही है कि अगर आपका दिमाग बहुत कमजोर होता है, हमारे आयुर्वेद में भी डिफाइन है कि जब आप दिमाग से बहुत कमजोर होते हैं तो आपके आसपास उस तरह की सारी चीजें इकट्ठा होती हैं। हमारे ग्रह कॉम्बो खराब हो, हर इंसान पैदा होता है, लेकिन अगर हम कुछ चीजों का बहुत ख्याल रखें, जैसे आपकी कुंडली में अगर तकलीफ थी, जैसे मान लो अगर आप कुंडली का मानते हो, तो उसको लिए था कि हमें अपने बचपन से बहुत सारी चीजों का ख्याल रखना था। ठीक है? अगर हमने ख्याल नहीं रखा तो 50 बीमारियां होती हैं। जैसे मैं एक चीज बहुत मानती हूँ कि सारी चीजें ठीक है एक तरफ है, और परमात्मा एक तरफ है। मतलब क्योंकि अगर आप वो उसमें विश्वास रखते हो, सारी चीजें अच्छा सोच सोच कर करते जाते हो, तो धीरे धीरे सारी चीजें ठीक होती जाती हैं। और जितना आप सोचोगे, बहुत सारे लोग के साथ होता है भाई, बाल आ रहे हैं खाने में, इसका सिंपल सा मतलब होता है कि किसी न किसी का घर में अच्छा खासा हेयर लॉस है ना? तभी आ रहा है। अगर हेयर लॉस नहीं है, और आपको पता है हेयर लॉस किसी का हेल्थ डिटेरियोरेट करता है तो भी आता है। कोई भी बीमारी हो, इंसान को सिंपल फीवर हो जाए, सर दर्द हो जाए, कुछ लोग इतने सेंसिटिव होते हैं कि उनका एक हल्का सा सर दर्द नहीं हुआ कि उनके बाल झड़ते हैं, है ना? इट मीन्स कि आपका हेल्थ से रिलेटेड है। और फिर हेयर फॉल का रेशियो जो है, सिस्टम आपकी कॉन्स्टिपेशन से बहुत रिलेटेड है। तो अगर हमारे पूरे खानदान में भी सारी बीमारियां हों, बट हम सारा ख्याल रख लें,
जैसे अगर हमें पता चल जाता है, एस्ट्रोलॉजी इसलिए नहीं होता है कि ये पता चल गया अब ये तो होगा, आप उसको रूल आउट करने के लिए या उसको अलग करने के लिए क्या क्या मेहनत कर सकते थे, वो चीजें होती हैं। तो बैठ करके पहले तो पॉजिटिव रहिए, क्योंकि कैंसर का भी एक चीज और सिंपल सी बात है, बोलते हैं कि मन की गांठें जो होती है वो तन की गांठ बनती है। कैंसर का सिंपल सा कंसेप्ट होता है, मीन्स आप मेंटली अगर बहुत ट्रबल में है कोई इंसान, मेंटली चाहे ऐसा नहीं होता कि हमारे सराउंडिंग में ट्रबल है तो हम ट्रबल होंगे, हम किस चीज को कितना ज्यादा सोचते हैं, कितना मल्टीफोल्ड कर सकते हैं, हमारी प्रॉब्लम उसके हिसाब से बड़ी होती है। और ऐसा नहीं है मैम, जैसे आपका बचपन है, आप तो हम लोग से काफी छोटे बच्चे हो, अगर आप 87 चूंकि बॉर्न हो आपने कहा, एंड आई एम 77 बॉर्न, तो हर 10 साल में लेडीज की कंडीशन, गर्ल्स की कंडीशन इंडिया में काफी कुछ चेंज हुई है। और अभी तो 20 इयर्स बाद में तो आप देखोगे जैसा लगता है जनरेशन चेंज हुआ है, मतलब लेडीज का या गर्ल्स के जो थॉट प्रोसेस में है, पेरेंट्स का पढ़ाने लिखाने का या जो सोचने का नजरिया है। तो मैं मानती हूँ जो हमारा जनरेशन था या जिस टाइम हम पैदा हुए हैं, हमारे आसपास का 5-10 साल का पूरा जो वक्त है वो पूरा ट्रांजिशन फेज था। उसमें लड़कियों को वाकई ट्रबल था। क्यों ट्रबल था? क्योंकि उसके पहले की जो सिस्टम था उसमें सिर्फ इतना था कि आप अच्छे से पढ़ लीजिए, आपके कैरियर से मतलब नहीं होता था पेरेंट्स को, पढ़ा लेना, क्योंकि एक बड़ा बढ़िया सा दूल्हा मिल जाना साला, वो अदरवाइज बुरा नहीं लीजिएगा कि आईएएस पीसीएस या कोई भी बहुत बड़ा एकेडमिक वाला बंदा तभी मिलेगा, आप अंगूठा छाप रहेंगे तो मुश्किल होगी, दबा करके करोड़ों में दहेज देना पड़ेगा, जो एक क्रूड रियलिटी थी। मैं क्रूड रियलिटी की बात कर रही हूँ। लेकिन अभी का जो है, अभी ये परसेंटेज बहुत कम हो गया, अभी हर कोई जानता है कि लड़की हो चाहे लड़का हो, पढ़ाई में उतने ही पैसे लगते हैं, उतनी ही मेहनत लगती है, और आप किसी कंपटीशन को क्वालिफाई करते हैं तो वहां कोई जेंडर का मतलब नहीं होता है ना? आप चाहे लड़का है चाहे लड़की है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो एक जो ट्रांजिशन फेज का कोई भी होता है सिस्टम, तो लड़कियों ने सफर किया है, उसी में कुछ के पेरेंट्स ज्यादा मतलब हो रहा है, और कुछ के क्या, मैं कह सकती हूँ उस टाइम के 90% पेरेंट्स होते थे, स्ट्रिक्ट सा माहौल बनाना, उनकी वजह ये होती थी, वो सोचते थे कि हम पहले ही इतना स्ट्रिक्ट रखेंगे बच्चे को बाद में फील ना हो, बहुत सारी वजह हैं। तो उन चीजों को तो हम काउंटर बैलेंस नहीं कर सकते, क्योंकि जो वक्त चला गया वो चला गया, है ना? बट अब आप क्या कर सकते हो, अब आपका सबसे बेस्ट चीज ये है कि आप अपने बारे में सिर्फ पॉजिटिव सोचिए, और जो पिछला चला गया वो समझो कि मेरे पिछले कार्मिक अकाउंट थे, कि मेरा कहीं कुछ था जिसकी वजह से मेरे साथ वो चीज हो गई, आगे हम अभी भी चाह लेंगे तो हम ठीक हो जाएंगे, ठीक है? और जब किसी को भी कोई बीमारी होती है तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन होते हैं। मैंने सैटर्न मार्स जैसे आपसे बोला, उसका मतलब सिंपल सा होता है कि इस इंसान के अंदर हीट बहुत जनरेट होगी, तो जब हीट बहुत ज्यादा जनरेट होगी तो डाइजेशन ठीक नहीं होगा, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होगी, तो कॉन्स्टिपेशन हर बीमारी की जड़ होती है, ठीक है? तो इस वजह से बात कर रहे थे, उन चीजों का ज्यादा मत सोचिए। वहां पर सिंपली मैं इतना कह सकती हूँ कि जब इंसान बीमार होता है तो दवा और दुआ दोनों करता है, तो जो भी पूजा पाठ करना होता है वो पूजा पाठ करिए। भगवान से सबसे बड़ी चीज जो मांगी जा सकती है, बोली जा सकती है, वो होती है प्रार्थना। वाकई करना, जो कर नहीं पाता इंसान, कहता है हर इंसान है, मैं सच्चाई बताऊं, अगर आप खुद भी देखोगे तो कई बार होता है कि हम परमात्मा के सामने जाकर खड़े होते हैं, खड़े होने की भी ताकत कई बार नहीं होती, और उनसे कुछ बोलना है या उनसे बात करना, तो जो भी बात करनी है आप उनसे बात करिए, उनसे प्रार्थना करिए, और साथ में आपका जो इलाज वाला पार्ट है उसको बहुत ही प्यार से करिए, ठीक है? मतलब प्यार से मतलब बहुत विश्वास के साथ करेंगे तो बहुत जल्दी आ जाएगा। तो क्योंकि देखो 18 साल के आसपास आपको कोलाइटिस भी डिक्लेयर हुआ, 18 साल के आसपास के अंदर आपको रिनल स्टोन की प्रॉब्लम हुई, उसमें स्टंट टू स्टंट पड़े थे, वो सब सारी चीजें ठीक हो गई। अगर वहीं से कॉन्स्टिपेशन को रूल आउट किया गया होता तो हो सकता है आगे तकलीफ नहीं होती, ठीक है? अब मुझे आप ये बताओ, अभी आपकी क्या दिनचर्या है? कितने बजे सोते हो, कितने बजे उठते हो, क्या क्या खाते पीते हो? क्योंकि जो ट्रीटमेंट चला होगा तो टोटल एलोपैथी रहा होगा, है ना अभी तक? टोटल। हाँ, अब थोड़ा सा आप वो बताइए प्लीज। अभी तक क्या कर रहे थे वो नहीं पता, अभी मैं क्या कर रही हूँ, अपना जो रूटीन चेंज किया मैं वो बता रही हूँ, क्योंकि चलिए, तब से कितना दिन से बदला है आपने अपना रूटीन? मैम ये मेरा रिलैक्स होने के पहले मैंने दिसंबर में बदल लिया था। ओके, एंड टुडे मतलब दिस इज फरवरी, ओनली 2 मंथ बैक? 2 मंथ भी मैम प्रॉपर नहीं बोल सकती, क्योंकि दिसंबर के एंड में बदला, तो आप 1 मंथ, चलिए 1.5 मंथ बोल सकते हो। चलिए बताइए प्लीज। तो मैम अभी तो सुबह जस्ट नॉर्मल उठते हैं, तो अभी जैसे कि अरूप ये विश्वरूप चौधरी का डीआईपी डाइट जो दिखा रहा है, वैसे मैं 16 घंटा भूखा रहने का कोशिश कर रही हूँ, लेकिन अभी मेरे को लूपस की वजह से मेरे को हाई
रोज स्टेरॉइड दिया जा रहा है। मतलब मैं रोज ओमनाकोटिल ले रही हूँ, पहले 40 ली, फिर 20 ली, फिर 10, अभी 7.5 ले रही हूँ। तो मुझे भूख थोड़ा लग जाता है जल्दी, फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं 8 साढ़े 8 बजे के अंदर खाने के बाद दूसरे दिन 11-12 बजे तक, जितने बजे तक भूखा रह सकूं। और जितने बजे मेरे को नहीं होता है, चाहे 11 बज जाए सुबह, तो मैं फल लेती हूँ। फल में कुछ भी 3-4 तरीके का फल ली। उसके बाद 12-1 बजे तक, 2 बजे तक, जब तक भूखी रह सकी, फिर मैं थोड़ा सा सैलेड ले रही हूँ अभी। जैसे कि बीच में तो मैं सब्जी को काट के सौटे कर लेती थी हल्का सा ऑलिव ऑयल में, अभी वो 4-5 दिन से नहीं भा रहा है तो मैं कच्ची सब्जी ले रही हूँ। जैसे आज मैंने लिया गाजर, खीरा और टमाटर मिलाकर, वो ले लिया। उसके बाद कोडो आता है ना मैडम, कोडो मिलेट, वो मैंने 4 दिन से स्टार्ट किया कोडो मिलेट। उसके पहले मैं ज्वार की रोटी, रागी और बाजरा का रोटी खा रही हूँ ये 1 महीना से। तो कितने बजे उठते हैं सोकर आप, ये बताएं आप? सुबह मैम 8:30 बजे तक उठ जाती हूँ। 8:30 बजे क्यों? अभी तो मैम जैसे कि अभी फिलहाल का बता रही हूँ, क्योंकि आईटी की वजह से मैं कुछ ज्यादा कर नहीं पा रही हूँ। नहीं वो अलग बात है, बट आप उठना इतना लेट क्यों उठ रहे हैं? मैं यही टाइम पे उठती हूँ मैम, 8:30, 8 साढ़े 8 बजे तक। ये कितने सालों से सिलसिला चल रहा है? अगर ऐसे बोलोगे तो मैम बहुत बार तो 7 बजे भी उठ जाती हूँ। वैसे ऐसे अगर एग्जैक्टली पूछो तो मैम काफी टाइम से, झूठ बोल के तो फायदा नहीं है, 3-4 साल हो गया होगा मैम। नहीं नहीं 8 नहीं, साढ़े 8 क्योंकि बजे। देखो जो उठने का नियम होता है वो तो मतलब होता है सूर्योदय से 2 घंटा पहले उठ जाओ, या सूर्योदय तक कोशिश करना चाहिए उठ जाना चाहिए। कभी काल की बात अलग होती है कि इंसान बीमार है या कुछ और हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, नहीं हम लोग तब की बात हम अलग होती है, बट डेली में 8:30 बजे उठना इट इज नॉट ओके। ठीक है। मैम मोस्ट प्रोबेबली मेरा यही टाइमिंग है, क्योंकि जब मैं ठीक भी थी तो हम लोग को ऑफिस से आते थे रात को 10:30-11 बज जाता था, काम चलते आते थे 12-1 बजे, तो उठना ही मेरा 8 साढ़े 8 बजे होता था। तो वैसे ही और रूटीन फॉलो होगी। जब आप अपने मायके रहते थे तो भी आप ऐसे ही उठते थे लेट? तब पापा 7 बजे उठा देते थे, 7 साढ़े 7 बजे। अच्छा, मतलब शुरू से आदत खराब है 7 साढ़े 7 बजे उठना, दैट इज नॉट ओके। ठीक है। रात में कितने बजे सोते हैं आप? सोने का कुछ नहीं मैम, 12 भी जब नींद आ जाए। अभी तो नींद नहीं आता मैम, 10:30, 12-1 बज जाता है, 11:30। मेरे को नहीं लगता 12-12:30 बजे के पहले कभी नींद आता है मैम। जब आप मायके में थे तब आप कितने बजे सोते थे? मैं तब पर भी यही टाइमिंग था, नींद नहीं आता था मुझे जल्दी। ये नींद ना आने की समस्या कब से थी, कितने सालों से? मैम कुछ तो ये था कि घर के लोग ही थोड़ा लेट आते थे, तो हम लोग घर का काम ही से लटते 10:30 साढ़े 11 बज जाता है, और उसके बाद बात करते करते ऐसे 12 बज जाता था। और अभी क्यों तो भाई? घर पे अगर 10 घर बारह में 10 अपने बजे ही काम भी। जनता रहती थी ना, कि बाहरी लोग रोज आए रहते थे कि रोज 12 बजे तक उनसे बातें कर रहे हैं। नहीं, अगर बात नहीं भी रहता था तो मैम मतलब कुछ ना कुछ काम ही करती रहती थी, मतलब तो मैं लेट ही सोती थी। हाँ, तो ये गलत है आपका सारा सिस्टम। सिस्टम में ही गलतियां थी। मैं आपको इस वजह से कर रही हूँ कि जब बच्चा छोटा होता है तब वो तो खास करके नियम होना चाहिए। पेरेंट्स स्ट्रिक्ट का मतलब यही होता है कि रात में जल्दी सोना, सुबह जल्दी उठना। स्ट्रिक्टनेस का मतलब ये नहीं था कि हम 12 बजे सोकर 7:30 बजे उठते हैं। ठीक है। अदरवाइज नहीं लीजिएगा इसको, अंदर से थोड़ा सा नहीं मैम, सोचिएगा। मुझे ठीक होना है, जो चीज सही है वो चीज ठीक है, हाँ, तो इसमें कोई अदरवाइज क्योंकि का बात अगर नहीं हम है। सूर्योदय के बाद सोते हैं तो आप खुद ही देखिए, तो आपका एनर्जी लेवल अच्छा नहीं होता है, आपको कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ होती है, और वो दीवासेन में काउंट होता है अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद, मीन्स वो सारी तरह की बीमारियों का जड़ होता है। इसलिए मैंने कहा कि इमरजेंसी, जैसे मान लो कभी आप इतने ज्यादा बीमार होते हो कि बहुत ही लेथर्जिक होते हो, बॉडी हिम्मत नहीं होती है, कई बार ऐसा होता है कि पूरी पूरी आप रात जागी हो तो भले ठीक है, सुबह आपने थोड़ा सा लेट उठ लिए, अभी तो मैम अदरवाइज बहुत। कोशिश करना चाहिए कि हमेशा जल्दी सोइए, है ना। तो चलिए, एक तो ये सिस्टम ये था कि आप देर रात सोते थे और सुबह देर उठते थे, तो जब आप सुबह भी उठते हैं तो फ्रेश हो जाते हैं कि अभी भी कॉन्स्टिपेशन रहता है? तो मैम अभी जस्ट अभी मतलब ये आईटी के बाद से हुआ है, नहीं तो ये 1.5 साल से ऐसा होता था कि जैसे उठते थे ना उससे 10 मिनट बाद ही कोई दवाई नहीं लेना पड़ता था, अपने आप ही पेट क्लियर हो जाता था। इवन डिसैटिनिव लेती थी तो उसकी वजह से कभी कभी तो कुछ ज्यादा ही हो जाता था, मतलब एक दिन में 2-3 बार। लेकिन मेरे को इन दिनों में कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम खत्म होने लग गया था, मेरे को कुछ मेडिसिन नहीं लेना पड़ता था, मतलब होते ही अच्छा, अपने आप ही क्लियर हो जाता था। जैसे मान लो अगर एक बार जाते थे तो आप सेटिस्फाइड फील करते थे? नहीं नहीं, सेटिस्फाइड फील नहीं करते थे। हाँ, तो वही है ना, वो भी एक अलग तरह का कॉन्स्टिपेशन है, अगर हम Yes. जा रहे वो हैं जब पर भी सेटिस्फाइड ऐसा लगता फील। था घर के नीचे, जब पर भी मतलब जब पर भी कहीं जाने का होता था ना, तो एक बार लगता था कि क्लियर करके जाए कि रास्ते में प्रॉब्लम नहीं हो जाए।
ये फीलिंग रहती थी। अच्छा, तो क्या एक बात बताइए, जब आप जाते थे तो म्यूकस वगैरह डिस्चार्ज तो नहीं होता था आपको? समझी नहीं मैम। जैसे पॉटी में कफ जैसा कुछ निकलना? नहीं, जब मेरे को स्टूल? डिसैटिनिव लेती थी ना तो क्रैम्प आता था तब निकलता था, ऐसे नॉर्मली में नहीं। अच्छा, और स्टूल आपका स्टिकी तो नहीं रहता है? चमक तो नहीं रहती है स्टूल में? 1-1.5 साल से तो नहीं है, लेकिन अभी फिलहाल अभी है। जब से मैं आईटी ली हूँ तब से वापस मेरे को कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम हुई है 4 दिन से, नहीं तो ये 1.5 साल से मेरे को खत्म हो गया था। स्टिकी स्टूल का मतलब जैसे आपने फ्लश किया बट पॉट में तब पर भी हल्का सा दाग पड़ा रहता है, नहीं वैसा फ्लश तो की नहीं, बटन में? वैसा नहीं। ऐसा कुछ नहीं। स्टूल ठीक रहता है? उसमें कोई स्मेल वगैरह ज्यादा रहती हो? नहीं, मेरे को इंटरनली जैसे कि कभी कभी 3-4 दिन तक क्लियर नहीं होता, तब मेरे को लगता था कि मतलब कि जब हवा पास हो रहा था स्मेल लग रहा था, लेकिन जब करती तो वैसा कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। अच्छा, स्टूल का कलर नॉर्मल कलर है या कभी ब्लैक रहता है, कभी व्हाइट ब्लैक है कलर मैम, होता कभी है, डीप कभी ब्राउन कुछ कभी और? नॉर्मल, येलो डीप ब्राउन नॉर्मल, बहुत ब्लैक कभी नहीं हुआ। अच्छा, स्टूल वेल फॉर्म्ड आपका रहता है कि बिखरा सा स्कैटर्ड स्टूल रहता है? बिखरा सा। ये बिखरा सा जो स्टूल रहता है, कितने सालों से ऐसा रह रहा है? ये भी मैम कांस्टेंट नहीं रहता। अभी जैसे कि बीच में अगर आप 1-1.5 महीना पहले पूछोगे तो कंटिन्यू नॉर्मल हो रहा है, मतलब लूज ही हम्म, रहता, मतलब सेमी सॉलिड रहता है, हार्ड नहीं रहता, सेमी सॉलिड, नॉर्मली प्रेशर नहीं करना पड़ता है। हो रहा है नॉर्मल हो रहा है। अच्छा, यूरिन के साथ कोई तकलीफ? यूरिन में कोई तकलीफ? फ्रिक्वेंसी, मैं बीच बीच में अर्जेंसी, रह के अमाउंट? कभी कभार है ना उसमें वाइट डिस्चार्ज होते हैं। अच्छा, व्हाइट डिस्चार्ज कब से हो रहा है? होता नहीं मैम, जैसे कि मेरा पीरियड्स पूरा बंद हो गया है, कभी पीरियड्स कभार कब होता से है। बंद हुए? मैम ये केमो के बाद से 6 मंथ में कभी होता है, कभी 8 मंथ में होता है, और कभी कभी रेगुलर 3 मंथ हो रहा था अभी। फिर जैसे कि मैं मार्च अप्रैल में हुई थी, फिर मैं नवंबर में हुई, फिर दिसंबर में हुई, अभी 2 महीना से नहीं हो रही। अच्छा, तो अभी जो 2-3 महीने बाद या ऐसे ऑन ऑफ करके पीरियड आता है, तो कितने दिन रहता है लगभग? 3-4 दिन ही रहता है मैम, और मेरा तीन बहुत चार दिन बहुत रहता ज्यादा फ्लो अच्छे से नहीं होता, नॉर्मली होता है, कुछ वैसा नहीं है। होता। ये फ्लो वाली प्रॉब्लम जब टीनेज में शुरू हुआ है तब से है कि तब अभी तब कुछ फ्लो सालों मेरे से को हो? हमेशा कभी कभी ज्यादा नहीं है फ्लो मेरे को। अच्छा, हाँ, शुरू से फ्लो कम था। हाँ, और पीरियड में कोई पेन वगैरह? नहीं नॉर्मली जैसे होता है पेन वैसे ही, जो 1-2 दिन रहता है वैसे नॉर्मल हो जाता है। और ब्लड का जो कलर है वो रेड कलर और ब्लैक कलर या क्लॉट्स वगैरह? शुरू में जो ब्लीडिंग होता है वो बहुत डार्क होता है, मतलब काइंड ऑफ जैसे कि मैल टाइप का निकलता हो हम्म, वैसा। काला कलर? हाँ, काला काला टाइप का। उसके बाद वो हम्म, धीरे धीरे रेड हो जाता है। क्या पीरियड के ब्लड में स्मेल वगैरह भी ज्यादा रहती है? मतलब इतना नॉर्मली स्मेल हो कि आपको पता चले कि हाँ, जैसे एक होता है पीरियड होने पर हमें स्मेल का पता नहीं चलता, एक होता है कि मैं बैठी हूँ बट मुझे एक स्मेल आ रही है, हो सकता है कभी किसी और कभार को हुआ ना है, आए। बहुत रेयर, कभी कभार हो सकता है मैम, ऐसा हुआ भी है और नहीं भी हुआ। ओके, अगर तो मैं पीरियड के साथ भी तो मदर से कभी डिस्कस किया था कि मेरे को ऐसा जाता है? तो आप मैंने अकेले भाई बहन हो कि गायनो दो? से पूछा था, हम्म, मतलब जब मेरा क्योंकि पीरियड बहुत लेट हुआ तो मैं क्लास 9 में जाके हुई। मेरे मतलब बहुत जल्दी हो जाता है, वैसे मैंने क्लास 9-10 में मेरा तो पीरियड 9 स्टार्ट में हुआ। 13-14 साल की तो रहे होगे? हाँ, लेकिन मेरे घर में सब बहुत जल्दी हो रहे थे ना, तो मेरे को थोड़ा लेट ही हुआ, तो उस हिसाब से मेरे को हाँ, लगा। कोई बात नहीं, तो 9-10 हाँ, तो तो मैं ऑब्वियस सी बात है, आजकल बच्चों को इसलिए हो रहा है ना क्योंकि बच्चे जंक फूड बहुत ज्यादा खाते हैं और गरम गरम चीजें खाते हैं। आपको पता ही है कि क्लाइमेट का असर पड़ता है आपकी फूडिंग हैबिट का, और आपके थॉट प्रोसेस का भी इस पर बहुत असर पड़ता है। तो मैं ठीक जब है। गायनो को दिखाई थी तो गायनो बोली तो नॉर्मल, ऐसा कोई बात नहीं है, आपका धीरे धीरे हाँ, करके तेरह ठीक हो चौदह जाएगा। पंद्रह साल तक इट्स ओके, बट उसके बाद जब पीरियड आ गया तब पीरियड को ठीक होना चाहिए, है ना? तब प्रॉब्लम नहीं इसीलिए मैं होना दिखाई चाहिए। थी। हम्म, तो उन्होंने मुझे शुरू में 1-2 महीना 2-3 दवाई दिया था, जो पर मंथ लेने का होता था, मतलब पूरा 30 हम्म, डेज, जिससे पीरियड्स नॉर्मल हो जाए। 1-2 महीना दिया और नॉर्मल हुआ। उसके बाद वो बोले कि ऐसा नॉर्मल है, हार्मोनल है। जैसे मेरी एक फ्रेंड भी मेरे संग गई थी, उसका क्या 3 मंथ में एक बार पीरियड्स होता था। वो उसके आज तो बच्चे भी दैट है, नॉर्मल वाज है। नॉट ओके, वो गलत उसके था। लिए मैं बता रही हूँ, जैसे कि उसके तो अभी तक कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, उसका बच्चा भी हो गया, नॉर्मल है, और हम्म, सब चीज ठीक है।
और उसके संग मैं भी अपना दिखाई थी, तो वो बोली थी ये नॉर्मल, आपका शादी के बाद ठीक हो जाएगा, नॉर्मल है, इसमें आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कंसीव में भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो उसको लेके कभी वो लोग कुछ किए नहीं गायनो। चलिए, मतलब अपने लिए कुछ ज्यादा कॉन्शियस भी रहते थे आप, है ना? नहीं ऐसा बोल के नहीं था, जैसे कि उस फ्रेंड के था, वो बोली मेरा होता नहीं है, तुम्हारा हो रहा है। तो जैसे हम लोग गए थे ना, जैसे कि मैं ही उनको सजेस्ट की थी, मैं जा रही हूँ तो तुम भी दिखा दो, तो नॉर्मल दिखाई थी। तो हम कभी ये सब क्या फिजिकल को लेके या पीरियड्स को लेके मैं कभी किसी से डिस्कस उतना की ही नहीं हूँ। मेरे को नॉर्मल लगा, ये सब चीज को लेके मैं डिस्कस उतना करती भी नहीं हूँ। नहीं, वो तो होता है, लेकिन एक ऐसा होता है ना कि जब कभी हमें लगता है कि नहीं फ्लो कम है। हालांकि मेरे टाइम में तो था कि बच्चे आपस में डिस्कस नहीं करते थे, बट एक होता है कि कुछ लोग बहुत ज्यादा स्मेल सेंसिटिव होते हैं, तो उनको पता चल जाता है कि दूसरे बच्चे को भी हुआ है, आपस में लड़कियों को। अब जैसे अगर आपकी स्मेलिंग पावर अच्छी नहीं होगी तो नहीं पता वो चलता मेरी है। फ्रेंड की मम्मी नहीं थी, उसकी मम्मी एक्सपायर कर गई थी, उसके कारण वो हमसे हेल्प मांगी थी। दैट्स वाई उसको मैं लेके गई थी गायनो के पास, उनके घर में कोई लेडीज नहीं थी अच्छा अच्छा, इसलिए। अच्छी चीज है। मैं इसलिए कर रही थी कि पीरियड के कुछ इश्यूज होता है, कई बार शुरू पता चल जाता है, कई बार बाद में पता चलता है, तो मेरे को पीरियड का रहता थोड़ा था, सा मैं पहले मम्मी को से। बोलती थी कि जैसे कि फ्लो हो जाए, तो जैसे कि थोड़े से मैं हेल्दी थी, तो मैं बोली थी फ्लो हो जाने से क्या है ना, थोड़ा सा अच्छा रहता है, तब बोलते हैं। तो इसलिए मैं उनको बोली थी, वो बोले थे धीरे धीरे करके आपका ठीक हो जाएगा। लेकिन मेरे को गायनो के लिए कुछ ना मेडिसिन या कुछ वैसे कुछ की नहीं। चलो कोई बात नहीं है। और एक बात बताओ, अभी तो आप मतलब उपला वगैरह इस तरह की चीजें खा पी रहे हो, उसके पहले का खान पान का बताएंगे, क्या क्या आप मतलब ब्रेकफास्ट में क्या खाना, लंच में क्या खाना, डिनर में क्या खाना? नॉर्मल जैसे कि पोहा हो जाता था, हम्म। जैसे कि फ्रूट्स वगैरह नहीं लेती थी मैं। सीधा उठती तो जैसे कि अपना पूजा वूजा की, उस टाइम में 12-1 बजे ही खाती थी मैं। मैं उठने का पूजा का बहुत नियम था, अभी इन दिनों में एकदम नहीं कर रही हूँ, कि थोड़ा सा मैं मतलब अलग सा दिमाग हो गया अभी मेरा, मतलब कि मैं इतना कि मेरे को बीमारी का सोच ही नहीं थी कि इस बार रिटर्न होगा, तो मैं बहुत टूट टाइप की गई हूँ। तो मैं एकदम भगवान का तो एकदम ही अभी कुछ नहीं कर रही, नहीं तो मेरा नियम बहुत था, 1.5-2 घंटा हम लोग का पाठ का ही था, उठने का तो 1-1.5 घंटा पाठ का ही नियम रहता था। जब तक पाठ नहीं करती थी तब तक मैं अनाज नहीं, कुछ भी नहीं लेती थी मुंह में, ज्यादा से ज्यादा अच्छा पानी बस, अगर कोई मेडिसिन लेना हो तो बस। तो कोई उठते तो पोहा हो गया, या मम्मी रोटी बनाई है तो रोटी खा लिए, या ब्रेड हो गया तो ब्रेड हो गया। लेकिन जैसे कि नॉर्मल, उसके बाद दोपहर में जो खाना हो, खाना हम लोग का थोड़ा कम ही होता था। जैसे कि मैं ऑफिस चली जाती थी अपने हस्बैंड के संग, तो उसमें रोटी सब्जी लेके गए तो रोटी सब्जी हो गया, या चावल हो गया चावल, जैसे नॉर्मल जो चीज है। फिर शाम को आए तो रात को जो खाना खाए वो खा लिए। खाना रात को 9-10 बजे तक खाते, 10, साढ़े 10, 11 बज जाता जब होता। अच्छा, एक बात बताइए, जब भी आप खाना खाते तो आपको भूख लगी होती थी कि टाइम हो गया इसको आप खा लेते थे? भूख लगने पर ही मेरे को खाना मैं खाती थी, मोस्ट प्रोबेबली। और अच्छा। अभी क्या है, इन दिनों में मेरे को भूख ज्यादा लग रही है। पहले मेरे को, मैं 12 बजे भी खाती थी तो मेरे को 5-6 बजे तक भूख नहीं लगती थी। अभी ये भूख लगने का कारण मेरे को लग रहा है कि स्टेरॉइड है, कि मैं स्टेरॉइड बहुत ले रही हूँ। तो मैं अभी फल सब्जी खा रही हूँ, लेकिन मेरा पेट नहीं भरता है। मेरे को लग रहा है मैं और खा लूँ और खा लूँ। मैं उस चीज से तंग भी हो रही हूँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा ऐसा क्यों हो रहा है। अच्छा, एक बात और बताएंगे, जैसे जब आप स्कूल वगैरह में थे, तो मान लीजिए सुसु का प्रेशर आया, यूरिन का आया, या पॉटी का प्रेशर वगैरह आया, या स्कूल या कॉलेज में रहे, तो क्या आप उस प्रेशर को रोकते थे या तुरंत जाते थे? टॉयलेट को तो फिर भी रोक लेती हूँ, लेकिन ये मोशंस के पेशेंट में ज्यादातर रोक नहीं पाती हूँ, मेरा ड्रेस खराब हो जाता है अभी अभी हाल फिलहाल में तो। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ आपके स्कूल टाइम से ही। स्कूल के टाइम का तो मैम मेरे को याद नहीं, मोशंस के तो याद नहीं, लेकिन टॉयलेट वगैरह तो हम लोग रोक लेते थे थोड़ा थोड़ा टाइम क्यों? तक तो। अब जैसे कि मैम पढ़ा रही है, उस टाइम ही बोलते थे कि नो डिस्टरबेंस, तो अपने लोग को रोकना पड़ता था उस टाइम में। अगर नॉर्मली अगर मैम अलाउ कर रखी हो, मेरे को जाना है तो मैं जाके आऊंगी। कोई ओके। रीजन वाइज भी कुछ रह गया हो तो बात है। नहीं, जैसे कुछ लोग की आदत ही होती है, थोड़ा सा आलस होता है, आया है चलो भी 5-10 मिनट बाद जाएंगे, लेडीज के साथ थोड़ी और होती है, कुछ काम कर रहे हैं तो उसको इमरजेंसी समझ लेते हैं, ऐसे बहुत सारी चीजें होती है, इसलिए हम आपसे नहीं पूछ रहे हैं। वो मेरे को ऐसा तो कुछ याद नहीं। कभी ऐसा होता है ना कि अपने को यही वॉशरूम में जाना है, ये साफ है, हम्म। उससे कोई निकले तो उसकी वजह से वेट करना पड़ा तो बात अलग हो। ऐसे मेरे को बहुत हम्म। सारा चीज ऐसे याद नहीं आ रहा है। चलिए कोई बात नहीं, होता है, क्योंकि कई बार हाइजीन पॉइंट ऑफ व्यू रहता है, कई बार कुछ और रहता है, तो उस वजह से भी जो हम अगर क्योंकि बेगों को रोकते हैं जिनको नीचे जाना था, फिर क्या होता है कि बॉडी में कुछ चीजें हैं, बात होती है, बोलते हैं वो ऊपर जाना शुरू करती है, तो जब वो ऊपर जाएगी, बॉडी का नेचुरल सिस्टम होता है कि कोई चीज नीचे जानी है, अगर आप उसको नीचे नहीं जाने दो ना,
तो ऐसे डायरेक्ट नहीं जाएगी, वो एड़े बेड़े हर तरीके से वो निकलने की कोशिश करेगी, और जब इधर उधर करके निकलने की कोशिश करेगी तो बॉडी में परेशानियां भी क्रिएट करेगी, क्योंकि बॉडी की जगह तो फिक्स ना, यहाँ पर तो कुछ बढ़ा नहीं कर सकते, घटा नहीं सकते हैं। ऐसा है नहीं कि अचानक यार यहाँ से निकल जाएगी, वहां से निकल जाएगी, यहाँ रास्ते उसते हर चीज बड़े फिक्स है, इसलिए हमने आपसे पूछ रहे हैं कि क्या बेगों को भी रोकने की आदत थी। अच्छा एक बात बताओ, आपको बचपन से गुस्सा ज्यादा आता है कि कम आता है? गुस्सा मेरे को आता है, लेकिन मेरे को जितना आता है मैं अपने शांत हो जाती हूँ, मेरे को किसी को समझाना उतना नहीं पड़ता, लेकिन गुस्सा आता है। मैं सॉल्ट टाइप पे लोग बोलते हैं, मैं गुस्सा करती हूँ, शांत भी हो जाती हूँ। और मैं नहीं तो गुस्सा एक्सप्रेस कर देते हैं कि पी जाते हैं? ससुराल में तो पी जाती हूँ और मम्मी के यहाँ पे एक्सप्रेस कर देती हूँ। अच्छा, तो ससुराल 2016 की शादी है, तो 16 साल 23 साल 6-7 साल मेरे से मतलब पी रहे ससुराल हैं। में मेरे को इतना प्रॉब्लम हुआ नहीं, कारण कि मेरे सास को ब्लड कैंसर था, मैं शादी के पहले पता चल गया। साल में उन्होंने शुरू के साल में थोड़ा बहुत उन्होंने प्रॉब्लम किया, लेकिन वैसा प्रॉब्लम नहीं था कि मेरे को बहुत गुस्सा आ जाए मैं कर लूँ। वो उनका ही प्रॉब्लम था, उन पे ही गुस्सा आता था, क्योंकि वो चीज़ अपनी फैमिली के लिए वो समझती नहीं थी, तो उन पे आता था। लेकिन वैसा कुछ नहीं था कि मेरे को, हाँ, मेरे को अपने को लेके था, जैसे कि बहुत सारी चीज़ अपने लोग जैसा चाहते हैं वैसा मिलता नहीं है, तो वो लेके था। लेकिन मेरा कभी किसी से मतभेद या लड़ाई वैसा कुछ नहीं। नहीं, वो तो देखो गुस्सा एक्चुअली जिस इंसान को भी आता है ना, असली वजह हम ही होते हैं। वो दिखता है कि हम इस वजह से गुस्सा है, क्योंकि अगर हम खुद अंदर से शांत होंगे तो फिर कुछ नहीं होगा। जैसे सागर इतना बड़ा होता है ना कि आप उसमें पत्थर डाल दो तो वो पत्थर कभी वो नहीं कर सकता है, लेकिन अगर मतलब छोटे से पॉन्ड में अगर आप डालेंगे तो उठेंगी, है ना? मतलब अगर हम गहरे हैं अंदर से, हमारे अंदर है, तब होता नहीं। गुस्सा आने अब की जैसे मेन कि मेरे वजह को हम खुद जिसका होते जो हैं। चीज़ खराब लगता है, अब वो मेरे से छोटे हो, जैसे मेरे घर में मेरे भाई लोग हैं, मैं उसको बोल देती हूँ। मैं उतना नहीं दबा के रख लूँ, बोल देती हूँ, खराब लगेगा थोड़ी देर बाद उसको समझा देती हूँ, चिल्ला देती हूँ, जो बोलना है बोल देती हूँ। अब ज़्यादा से ज़्यादा आप किस पे नहीं बोल सकते, आप हस्बैंड पे नहीं चिल्ला सकते, उनको भी मैं बोलने की कोशिश करूँगी। एक अपना भी लेवल होता है ना, अपने लोग का भी एक है। आप छोटे को बोल सकते हैं, मम्मी पे मैं चिल्ला के बोल सकती हूँ कि मम्मी पे वैसा मतलब रिलेशन है कि मम्मी पे बोलती, मम्मी अच्छा नहीं लगा किस पे, और किस पे अच्छा नहीं लगता तो मैं हस्बैंड का भी कुछ-कुछ था तो बोल देती थी। ऐसा कुछ नहीं है, मैं बोल देती हूँ। लेकिन ओके, गुस्सा आता है मैं बोल देती जैसे हूँ। अब पीने वाला हिसाब-किताब वैसा नहीं है। पहले पीते थे? पहले पीते थे नहीं, कि पहले जैसे कि मन मार के रह जाते थे कि बहुत सारा चीज़ का इच्छा होता था तो पापा जाने नहीं देते थे। मेरे पापा बहुत स्ट्रिक्ट थे। तो वो गुस्सा हम्म नहीं था, वो नाराज़गी थी। हम्म जैसे कि एक होता है ना टीनेजर्स में अपने लोग घूम लिए, फिर लिए, कहीं पे भी चले जाए। तो हम लोग बहुत रिस्ट्रिक्शन में थे, हम लोग को कहीं घूमने-फिरने या कहीं जाने या फ्रेंड से ज़्यादा मिलने का कोई चीज़ का नहीं था। अब घर पे रहो, जो करना है घर पे करो। ओके, तो उस बात का अंदर इरिटेशन मस्ती होगी, क्यों ऐसा हो रहा है हमारे साथ? हमारी तो सारी फ्रेंड्स बिंदास रहती हैं। उस टाइम तो लगती थी, मम्मी को बोल देते थे, लेकिन मम्मी के हाथ में भी उतना कुछ नहीं होता था कि पापा वैसे ही थे। ओके, अच्छा रोना वोना आता है तो खुलकर रो लेते हो दुनिया के सामने, कि अकेले में रोने की आदत है? अभी तो इन दिनों में अकेले ही रो रहे हैं, क्योंकि हम अम, इसका जवाब नहीं। नहीं, जवाब नहीं। देखो जो लोग रोना जानते हैं ना, वो बहुत मजबूत होते हैं, इसलिए कभी इस चीज को नहीं सोचना है, ठीक है? आराम हो जाओ, पहले सांस को थोड़ा सा आराम से लेते हैं, आराम हो जाइए। लगता है ये बीमारी मेरे को तोड़ दी है, मैं कभी अपनी लाइफ में सोची नहीं थी कि मैं इतना घिरा हुआ महसूस करूंगी। इसमें गिरा हुआ बीमारी नहीं मैंने महसूस सोचा करने की कोई, नहीं, देखो आपको नहीं ऐसा पता, होता है, ये नहीं बीमारी होता है, बहुत बीमारी तरीके से तोड़ती घिरा ही दी है। है। बीमारी का मतलब ही बोलते हैं, रोग ऋण और रिपु बोलते हैं ना, को अच्छा नहीं किया जाता है। तो हकीकत होता है, बीमारियां तोड़ती हैं, लेकिन अगर कोई चीज हमें तोड़ने के लिए आती है, तो अगर उसका इनडायरेक्टली मतलब देखेंगे तो हमें मजबूत बनाने के लिए आती है। अगर आप एस्ट्रोलॉजी की बात नहीं समझते हो तो मैं आपको बता दूं कि जो चीज आपको ब्रेक करने के लिए आती है, वो बाहर से दिखता है ब्रेक करेगी, बट अंदर से हमें बिल्डअप करती है, ठीक है? तो इसलिए आपको उन सारी चीजों से निकलना है, आप ये सोचो। और होता है, हमारे कुछ अपने पूर्वजन्म के कर्म होते हैं, कुछ हमारे इस जन्म के सिस्टम होते हैं। पता नहीं किस वजह से हम किस चीज को सफर कर रहे हैं, क्योंकि इतना तो बुद्धि होती नहीं है ना, हम इतना देखने की क्षमता रखते हैं। हमारे पास तो इतनी भी बुद्धि नहीं थी, वो आगे के 10 साल को इमेजिन कर सके कि क्या रियल सिचुएशन है। तो हम अपना पिछला जन्म तो नहीं बिल्कुल कर सकते। जन्म मैं इसलिए बोलती हूँ कि सिंपल सी बात है, हमको कौन से पेरेंट्स मिलते हैं, कौन सा हमारा स्पाउस मिलता है, मतलब जो हमको रिलेटिव क्लोज मिले हुए हैं, क्यों मिले हैं, इट मीन्स कि देयर इज सम कम कर्मा अकाउंट। ये तो पक्का सी बात है। और अगर आज मैं कुछ गलत फील कर रही हूँ, कोई भी चीज,
तो मैं तो कई बार सोचती हूँ कि आज मैं अगर गलत फील कर, पक्का सी बात है मैंने पिछले जन्म में वर्स्ट किया होगा तभी तो फील कर रही हूँ। और जब मुझे लगेगा कि फिर उसमें भी एक चीज सोचने का कि वहां पर हमने कुछ गलत किया था, हम इंटरेस्ट पे करेंगे तो भी सामने वाला जो बंदा है वो खुश नहीं होगा, क्योंकि साहूकार से अगर हम ब्याज मतलब पैसा लेते हैं तो हमको मूलधन और ब्याज दोनों अदा करना पड़ता है, देन ही फील ओके। क्यों? क्योंकि वो पिछले जन्म का है, पता नहीं कितना डिस्टेंस है, मतलब टाइम स्पैन के हिसाब से सोचेंगे तो कहीं ना कुछ है सिस्टम को। तो हम जो इस दुनिया में आए हैं कुछ अच्छा करने के लिए आए हैं, बिकॉज वी आर ह्यूमन बीइंग। तो सिर्फ हम खाने सोने तो नहीं आए, और साथ में अपने पिछले कर्मों को काटने के लिए आए हुए हैं। और ये अलग बात है कि हाँ हम बहुत सोचने के बावजूद भी कई बार ये नहीं सोच पाते कि हमारे कौन से कर्म है काटना है जिसको। तो परमात्मा से इसलिए हमेशा मांगा जाता है कि आप हमारे कर्म काटने की हमको ताकत दीजिए, क्योंकि हम कर्म भी तभी काट पाएंगे, कहते हैं परमात्मा की भक्ति भी तभी आप कर सकते हो जब आप स्वस्थ होगे। क्योंकि अगर बीमार हो तो सारा ध्यान तो सिर्फ बीमारी में जाता है ना, तब तो परमात्मा में भी ध्यान नहीं जाता। वो नारद जी वाली स्टोरी याद नहीं है कि भगवान जी ने बोला कि दीपक लेकर चलो, तो नारद जी सुबह से शाम तक चले, पर भगवान जी ने बोला कितने टाइम नाम लिए, तो उन्होंने कहा आपने तो बोला था दीपक को लेकर चलना था, मतलब तेल नहीं गिरना चाहिए। तो उन्होंने बोला कि तुमसे बेटर किसान है भाई, वो अपना काम भी कर रहा है बट मेरा नाम भी ले रहा है। अगर हम बहुत ज्यादा फोकस्ड हो जाते हैं, मतलब अगर हम अपनी परेशानियों में ही बहुत ज्यादा फोकस्ड हो जाए तो भी तो हम पिछला कुछ भी नहीं याद नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए बैठकर ये मत सोचिए, ठीक है? क्योंकि जितना देखो पॉजिटिव रहोगे, सिंपल सी बात है, उतना जल्दी आप हील होगे। और धैर्य रखना, बुरे वक्त का सिर्फ एक ही चीज होता है जो मैं समझती हूँ, होता है धैर्य रखना। जो इंसान बुरे वक्त में धैर्य रख लेता है वो जल्दी निकल जाता है। और अगर हाय हाय करता है तो बहुत ज्यादा एनर्जी का लॉस होता है, एंजाइटी क्रिएट होती है। कई बार मतलब आपकी हेल्थ के अलावा और भी बहुत सारी चीजों के लॉस होना शुरू होते हैं। तो थोड़ा सा धैर्य रखिए, परमात्मा से प्रे करिए, ठीक है? तब जाकर के जल्दी ठीक होंगे। और हर इंसान चाहता है जल्दी ठीक होना। अच्छा मैम एक बात बताओ, अभी आपका एचबी लेवल वगैरह कैसा रहता है? एचपी लेवल मतलब हीमोग्लोबिन वगैरह कितना रहता है अभी? अभी इन दिनों में काफी अच्छा है, बीच में नहीं था क्योंकि ये 1.5 महीने से मैंने जो डाइट फॉलो किया पता नहीं, मेरे तो मेडिसिन भी बंद है ना सारे केमो के, उसकी वजह से फिर अभी मेरा 13.5-14 है, मतलब हीमोग्लोबिन। कभी मेरा ब्लड का लेवल इतना नहीं आया। सब ठीक हो जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा। कई बार कुछ चीजें पीछे की बहुत सारी रिवर्स रहती हैं, वो ठीक होते होते देखो मेरे को यही तो परमात्मा ने समझ में जीवन नहीं दिया आया, है। पर इतना रिपोर्ट ठीक होने के बाद फिर मेरे माइंड में कैसे रिलैक्स हुआ। क्या ही होता है ना कि हम बहुत ज्यादा सोचते हैं, परेशान हमारे अंदर कुछ हुआ रहता है तो वो पड़ा रहता है, हमें पता नहीं चलता है। लेकिन हमारा बैक जो होता है हमारा मतलब जो कहते हैं ना पिछला कुछ भी होता है उनसे छूटता नहीं है इतना जल्दी, वो इतना आसान भी नहीं होता है। अगर आप थोड़ा सा स्पिरिचुअल चीजें पढ़ेंगे लिखेंगे ना, चाहे आप कुछ नहीं ऐसे सिंपल स्टोरी बुक्स भी पढ़ोगे, तो मतलब जो अपना थोड़ा सा धार्मिक चीजें हिंदू धर्म सनातन धर्म की है तो उससे भी आपको कुछ कुछ पता चलेगा। पर एग्जैक्ट पता होना इतना आसान नहीं है, ठीक है? लेकिन करने लगेंगे तो धीरे धीरे होगा। प्राणायाम योग वगैरह करते हैं? विम होफ थोड़ा बहुत ट्राई करती हूँ, मैं सीख रही हूँ, मतलब असली बात है थोड़ा कि थोड़ा करिए। हाँ, मैं अनुलोम विलोम और कपालभाति विम होफ को ही मतलब रूटीन में डालूंगी। अच्छा, और सिंपल छोटे छोटे जो पतंजलि वाले सूक्ष्म व्यायाम है वो जरूर किया करिए, ठीक है? जैसे सूक्ष्म ये व्यायाम पतंजलि में वाले सिर्फ तो, ये अनुलोम विलोम पतंजलि के तो है। नहीं, सूक्ष्म व्यायाम का मतलब होता है आपके जितने ज्वाइंट्स होते हैं उनकी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए जो वहाँ वो व्यायाम फ्री होता है दैट इज नोन फ्री एज, हैंड से मैं कर रही हूँ, फ्री हैंड एक्सरसाइज हाँ कर। दैट इज नोन एज सूक्ष्म व्यायाम। तो जब आपके बॉडी के सारे पार्ट्स ठीक ठीक मतलब मूव कर रहे होंगे ना, तो उसके बाद थोड़े से कोई भी आसन करना है या कुछ भी और करना आसान हो जाता है। इसलिए सूक्ष्म व्यायाम जरूर करना चाहिए। फिर उसके बाद फर्दर आपको अकॉर्डिंग टू डिसीज या अकॉर्डिंग टू तकलीफ बताई जाएगी कहाँ से और चीजें कर सकते हो आप। चाय वगैरह पीते हो मैम? हाँ, कितनी बार पीते हो? ऐसे तो चाय का अब एक या दो, एक सुबह तो मैं नाश्ता के साथ लेती थी, अभी नहीं ले रही हूँ, तो मैं बस अभी इस रात के खाने के साथ लूंगी बस। ये कौन सा नियम है, चाय नाश्ते मैं और नहीं खाने के लेती, साथ मेरे में? को असली बात है अभी इस तरीके से साइड में बहुत हेडक टाइप ऐसा, जैसे कि ऐसा भी अभी मैं आपसे बात करूं मेरे को ऐसा लग रहा था लेयर है ये ऑप्टिक न्यूरोटिक के कारण। जैसे कि चाय का वैसे आदत बोल के नहीं है, आप एक बार मान के चलो किसी भी टाइम ले सकती हो। अभी तो नहीं मैं जब मतलब आप चाय पीजिए, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है।
बट आपको नाश्ते और खाने के साथ आप चाय नहीं लेंगे, ठीक है? अच्छा एटलीस्ट देयर शुड बी 1 hour 2 hour गैप। ओके, तो फिर चाय का जरूरत ही नहीं है। और ये जो आपको लग रहा है ना ऑप्टिक न्यूराइटिस वगैरह डेवलप हो रहा है, तो उसमें भी आपके डॉक्टर साहब आपको बताएंगे कि नस से प्रोसीजर होता है जिसमें आपकी नजल कैविटी के थ्रू मेडिसिन अंदर डाली जाती हैं। तो आपको आंख के आगे जो कुछ भी लग रहा होगा उसमें भी इम्प्रूवमेंट आएगा, आपके हेडेक में भी आपको क्योर मिलेगा, ठीक है? और आपका दिमाग भी शांत रहेगा। अब यहाँ पर फोरम पर आपको या वैसे बाद में बता दिया जाएगा कौन सा ऑयल होगा इन चीजों का, ठीक है? ख्याल रख, लेकिन चाय मैम मतलब नाश्ते खाने के साथ चाय नहीं लेना चाहिए। जैसे कुछ लोग का होता है कि हमने ब्रेकफास्ट रखा और साथ में चाय का कप, मैम वो जैसे चीज नहीं मीठा चाहिए। इसमें मना कर रहे हैं तो आप लोग खजूर खा सकते हैं। हाँ, तो मीठे मीठा में क्यों जैसे कि मना कर रहा है? सब लोग बोलते हैं कि शुगर की वजह से शायद कैंसर होता है ना क्या? शुगर है आपको? मेरे को तो नहीं है, मेरे को थायराइड शुगर कुछ भी नहीं है। हाँ, तो फिर मस्त रहने का। खजूर दिन भर में 5 से 10 पीस खा सकते हो, बट डिपेंड ऑन योर एपेटाइट, ठीक है? और जैसे अभी हमेशा मैं हर चीज। एकदम ही चीनी नहीं ले रही हूँ ना, तो मेरे को कभी कभी मन कर रहा है तो मैं वही सोच रही हूँ मैं खजूर ले सकती हूँ या गुड़ या खजूर कुछ। हाँ, खा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, जो लोग फिजिकल लेबर करते पुराने जमाने के लोग कटोरा भर भर करके मीठा खाते थे, उनको डायबिटीज नहीं होती थी। अगर चीनी से डायबिटीज होती ना, तो इस दुनिया डायबिटीज में की वजह बहुत से सारे लोग नहीं को हो रहे, डायबिटीज लोग नहीं बोल रहे होते। जैसे कि पता नहीं कि कैसा है, मतलब अभी जो यूट्यूब वगैरह में या सर भी बोलते हैं कि जैसे कि चीनी की वजह से मतलब कि है ना अपना कैंसर हो सकता है, चीनी की वजह से ऐसा कैंसर है सेल कि बढ़ता देखो, है। ऐसा है कि आज की डेट में ना, अगर मैं सही से सोचूं तो आपके हर अनाज में पेस्टिसाइड्स मिले हुए हैं, क्योंकि किसान जो उगाता है उसको 2 का 10 रुपए चाहिए। बड़ी सिंपल सी बात है, हम उसको 2 का 10 देते नहीं है, तो 2 का 10 लेने के लिए, उस पैदावार बढ़ाने के लिए उसमें कुछ ना कुछ उसने डाला हुआ है। तो एक तरीके से सोचोगे तो आपका सारा ही फूड आइटम एडल्ट्रेटेड है। हाँ अगर हम वाकई प्योर खाना चाहते हैं तो हमें खुद उगाना पड़ेगा, गाय खुद पालनी पड़ेगी, हर चीज खुद करना पड़ेगा। बट कोशिश करना पड़ता है कि हम तब पर भी कचरा टाइप की चीजें, जंक फूड वगैरह थोड़ा सा कम खाएं, सॉल्व। लेकिन हम हाँ ये कहें कि हम इस आसमान में सांस ले रहे हैं और हमारे शहर में पोल्यूशन का लेवल बहुत ज्यादा है, और हम सोचेंगे हमको फ्रेश एयर मिल जाएगी, तो पॉसिबल नहीं है। बहुत प्रैक्टिकल अगर मैं बात करूं, हाँ, मैं अपना जंगल बना लूं, अपने घर के आसपास का 1.5-2 किलोमीटर एरिया कम से कम ग्रीनरी पूरा डाल लूं, जो कि बहुत सालों का काम है ना? तब जाकर के शायद फ्रेश एयर हमें मिल पाएगी। तो लगभग पूरा सिस्टम ही खराब पड़ा हुआ है, बट उसमें भी जितना हम मैक्सिमम चीजें प्योर फॉर्म में खा पी सकेंगे उतना अच्छा होगा, ठीक है? अदरवाइज तो होता है कि चावल, चीनी, मैदा सब खराब है, लेकिन अगर आप फिजिकल लेबर बहुत ज्यादा करते हो तो आप सब कुछ पचा सकते हो, ठीक है? बट हम लोग उतनी फिजिकल लेबर नहीं करते ना, मतलब पसीना बहाने वाला जो फिजिकल लेबर होता है, तो ये चीजें होती हैं। और कुछ आप अपने बारे में स्पेशल जो आपको लगता है बताना चाहें, बताएं। अभी तो मैम बस मेरे को ऐसा लग रहा है कि किस तरीके से कोई ट्रीटमेंट बैठ जाए जो मेरा क्यूरेबल हो जाए और मेरे को रिटर्न नहीं है, बस अभी दिमाग में बस यही चल रहा है। मैं हो जाएगा, आप परेशान बस मत हो, ठीक है? ओके सर, मेरी तरफ से हो गया, और किसी को कुछ पूछना है तो प्लीज पूछें। पाठक सर, अभी मैम आपसे कुछ लोग और पूछेंगे। अनुरिता मैम। हाँ, मुझे पहले होस्ट बनाइए, मेरा ये चला गया था। परमिंदर मैम, कोई तो होस्ट है। सर, अर्चना मैम, आप होस्ट हैं। अर्चना मैम होस्ट है सर। हाँ, अर्चना मैम पाठक सर को होस्ट बनाए प्लीज। ये और अनुरिता मैम हैं, कुछ आपको पूछना है? अनुरिता मैम अनुरिता चली मैम गई। को सर मैं जस्ट अभी क्वेश्चनिंग करते वक्त में आई हूँ। सॉरी आई वाज नॉट देयर फॉर द केस, बट आई हर्ड समथिंग मेटास्टैटिक या सीए से रिलेटेड है, यस तो मैम। शॉर्टकट में मुझे सिर्फ बता दीजिए, तो मैं हाँ पेशेंट से मैम, बात करती हूँ। मैं कन्वे कर देता हूँ। यस यस यस। सोनम शर्मा, 35 years, female, diagnosed as Philadelphia positive acute lymphoblastic leukemia, acute leukemia, blood cancer in 2019। और उसके पहले विद द डायग्नोसिस ऑफ ल्यूकेमिया उसको कीमोथेरेपी दिया गया था। सो उसके कारण उसके लंग्स में कभी ना कभी कोई ना कोई इशू रहता था। खांसी, ये खांसी बार बार, कुछ
और उसका जो टी सेल जो है, टी सेल उसका इम्यूनिटी कम रहता था, हमेशा वायरल इन्फेक्शंस होते रहते थे। उसके बाद फिर उसके गट इश्यूज भी लंबे समय से बिफोर ल्यूकेमिया से कंटिन्यू हो रहे हैं। गट इश्यूज में मतलब उसको कोलाइटिस बोला है, ज्यादा वातज प्रकृति जैसी एब्जॉर्प्शन की प्रॉब्लम है उनमें गट में, और मतलब पित्तज नहीं, जो जो इन्फ्लेमेशन कोलाइटिस है ना वैसा नहीं है उनको। और इसके अलावा मैम इनको कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम है कि जैसे जैसे एक तो ये कोलॉन वातज रिलेटेड प्रॉब्लम, और फिर दूसरा एक चीज और था इनको, एसिडिटी या कुछ था, मतलब कैल्शियम मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हैं इनको। और हाँ, स्टोन्स थे इनको, यस स्टोन्स थे, किडनी स्टोन्स थे 2005 में, वो कैल्शियम मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड थे, वो वातज टाइप के स्टोन्स थे ना। और यही है मैम। और इसके अलावा कीमोथेरेपी, जब भी इनको कोई स्ट्रेसर दिया जाता है तो एकदम से इनके सारे काउंट्स वापस जैसे ड्रॉप हो जाते हैं एकदम से। और हम लोग लो डोज कीमो भी देते हैं तो ये टॉलरेट नहीं कर पाते हैं, एकदम से इनके काउंट्स ड्रॉप हो जाते हैं, जिसके कारण इनको सेकेंडरी इन्फेक्शंस हो जाते हैं। और जो इन्फेक्शंस होते हैं वो भी वातज जैसे इन्फेक्शंस रहते हैं, कि वायरल इन्फेक्शंस होते हैं अक्सर, जो नॉर्मल दूसरे लोगों को नहीं पाए जाते हैं, इनमें पर्टिकुलरली पाए जाते हैं। ओके ओके। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर अनुरिता है। आपका नाम बताइए मैम। मैम मेरा नाम आपकी सोनम बातें शर्मा। अच्छा मैम, सबसे पहली चीज तो ये जो मैम ने भी बहुत आपको अच्छे से समझाया, लेकिन 2019 से आप इतनी बड़ी शेरनी की तरह ये सारी चीजों को फेस कर रही है। आपको मालूम है प्रॉब्लम्स किसको दिए जाते हैं, जिसमें ताकत होती है सहन करने की और उसको फेस करने की। किसी भी ऐसे छोटे मोटे आदमी को छोटी मोटी तकलीफों में रखा जाता है, लेकिन जिसमें वो बाकी का सब चीज छोड़ दीजिए। लेकिन एमएल विद 3 टाइप्स में एक माइलोडिस्प्लेसिया या फिर प्रीवियस कुछ आपका अगर हिस्ट्री, मुझे डिसीज या कुछ केमिकल ड्रग्स वगैरह का कुछ हुआ तो, या जेनेटिक एब्नॉर्मलिटीज में से कौन सा है वो मैं डिटेल में सर से समझ लूंगी। लेकिन आप पहले चीज ये जान लीजिए, आप बहुत अच्छे से इसको फेस कर सकती, क्योंकि आप जिन लोगों के बीच में अभी आपका काउंसलिंग हो रहा है वो सारे डॉक्टर्स बहुत अच्छे प्रैक्टिशनर्स हैं। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, आपकी एक फैमिली है मैम, फैमिली होगी कि हस्बैंड होंगे, बच्चे होंगे, बच्चे मम्मी नहीं, पापा हस्बैंड होंगे। नहीं, ठीक है, मम्मी है। तो आपकी आपकी प्रायोरिटी रखिए, और आपका एक गोल जो आपके पूरे दीवार पे रखिए कि यस आई हैव टू फाइट इट एंड आई हैव टू कम आउट ऑफ इट। वो कागज पे, पेपर पे जो भी आपका कुछ हो रहा है, वो डॉक्टर मुझे टेक्निकली बता रहे हैं, तो उसमें सिर्फ आपका खान पान, आपकी ट्रीटमेंट और उसके साथ में आपकी मानसिकता। अगर आपने तय कर लिया कि मुझे मार भगाना है, मुझे इसमें से निकलना है, यू वोंट बिलीव इट, आप इससे बाहर आ जाएंगे। क्योंकि मेरे पास में एएमएल सीएमएल सारी स्टेज के पेशेंट आते हैं। और दूसरी चीज, जो भी आपका बचा होगा, कोशिश ये कीजिएगा कि जो भी आपका केमोथेरेपी है वो आपका इम्यूनिटी काफी डाउन कर रहा है। ऑलरेडी आपका जो डिसीज है वो बोन मैरो रिलेटेड है, तो आप बनारस से रिलेटेड है, बनारस कोलकाता। तो आप शायद नॉनवेज ईटर भी होंगे, नॉनवेज आप खाती होंगे? नहीं 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 नहीं, मैं मारवाड़ी मैम, मैं एकदम प्योर वेज हूँ। अच्छा अच्छा, तो मैम बस इतना समझिए कि जब भी आपका ट्रीटमेंट वगैरह चलेगा तो उसके लिए सिर्फ एक मज्जा बस्ती नाम का या फिर मज्जे का इंटेक, ये चीज जब बताई जाएगी, जब आपका अच्छा अग्नि दीपन होगा, तो उतना एज अ ट्रीटमेंट फॉर्मेट में करिएगा। नहीं तो फिर मैं आदित्य सर की ट्रीटमेंट के अंदर है शायद, तो उस वक्त मैं में समझी आपको नहीं क्या मैम, आप ठीक से बोलिए ना मैम, मैं समझी नहीं लास्ट में जो आप बोला। आपका जो अभी फिलहाल का जो भी, आप मारवाड़ी है, आपने बताया आप नॉनवेज नहीं खाती है। नहीं खाती। ट्रीटमेंट जब चलेगा तो कुछ आहारीय चिकित्सा रहेगी, खान पान में क्या रहना चाहिए, आपके विचार और सोच विचार के लिए जो भी आपने, मुझे लगा थोड़ा सा स्ट्रेस्ड है आप, तो उस चीज में आप बीमारी की, आपको जो जिंदगी में नहीं चाहिए उसके बारे में सोचना नहीं है, और आपको जो जिंदगी में चाहिए उसको रिपीटेडली सोचना है। आपको लाइफ चाहिए, लाइफ के बारे में सोचिए। आपको अच्छी चीजें चाहिए, फिर कैसे सोच आएगा, ये कैसे विचार आएगा? बहुत सिंपल सी चीज है, एक पेपर लीजिए, पेज लीजिए, 2 पेजेस लीजिए, एक पे प्लस 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 लिख दीजिए, एक पे माइनस 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 लिख दीजिए। 1 to 100 कितने भी पॉइंट्स रह दीजिए। प्लस प्लस मतलब क्या? जिन चीजों से, जिन हरकतों से, जिन लम्हों से आपको खुशी मिलती है, मोटिवेशन मिलता है, अच्छा लगता है, आपको मतलब उत्साह आपके अंदर आता है, ये सारी पॉजिटिव जो आपको वाइब्स देती है, वो सुबह उठने से लेके 24 घंटे का पूरा आपका, इसमें जो भी चीज होती है, फिर वो बातचीत है, किसी से रिलेशन है, किसी से कुछ अच्छा काम है, कोई पौधा देखना है या कुछ काम करना है, कुछ भी रहने दीजिए, ये किसी और के लिए नहीं है, खुद के लिए।
और नेगेटिव चीजों में जो सुबह उठने से लेकर रात के सोते तक जो आपको चीजें गुस्सा दिलाती है, तकलीफ दिलाती है, सोच होगी, काम होगा, व्यक्ति होगा, कोई इंसिडेंस होगा, तो वो सारी चीजें लिखिए बिल्कुल 100% ट्रू होके। और फिर उसके बाद में जो भी मेडिटेशन या कुछ टेक्निक है, और आदित्य सर तो बहुत बहुत अच्छे डॉक्टर, बहुत डीप है वो, तो इसमें कुछ मेडिटेशन है जिसमें मतलब मैं आपकी वजह बाकी का मैंने हेतु तो नहीं जाना है, लेकिन आप बचपन से अब तक शायद कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इमोशनल होके डिप्रेस हुई हैं, या फिर आपने आपके इमोशंस को कर्ब किया है, आपने अपने इमोशंस को व्यक्त नहीं किया है, लेकिन आपने अकेले में बहुत रोया है, या फिर खुद को गिल्ट में समझा है, गिल्ट खुद के ऊपर लिया है। तो इन सारी चीजों को बहुत इजी तरीके से खत्म करना होता है। जो भी आपसे, आप जिस चीज के लिए कोस रहे हैं, आप जिस चीज के लिए बुरा बोल रहे हैं, आपको किसी व्यक्ति के प्रति घृणा है, या आपको ऐसे लगता है इस वजह से, जिस चीज को भी आप रिपीटेडली अब तक आज के डेट के और आज के टाइमिंग तक आपने कोसा है, बुरा लगा है, तकलीफ हुआ है, उस चीजों को पेपर पे लिख दीजिए। आज जैसे सेशन खत्म होता है, आप जैसे आप सोने जाती है, खाने जाती है, तो आप ये देखिए कि आजू बाजू में किसी और को उसका तकलीफ ना हो, क्योंकि वो नेगेटिव वाइब्स होती है। उस चीज पे लिखिए अच्छी तरह से, जो भी आपको बुरा लगता है, गुस्सा आता है, या गिल्ट है, या जो भी है, और उसको जला के उसकी राख जो भी है वो वॉशरूम, जो भी आपका टॉयलेट है, उसमें फ्लश आउट कर दीजिए। जैसे फ्लश आउट होता है वैसे आपके दिमाग से भी डिलीट कर दीजिए। जब तक डिलीट नहीं होता तब तक एवरीडे लिखना है, एवरीडे यही करना है, ठीक है। फिर उसके बाद में आप संभाषण में तो आएंगे, मैं भी रहती हूँ, और आदित्य सर से भी ये रहेगा। लेकिन पहली चीज आपका खान पान, दूसरा आपका ट्रीटमेंट, जिसको भी फॉलो करिएगा। केमो रेडियोथेरेपी में इसके सीरियसली रिजल्ट्स नहीं है, क्योंकि आपका इम्यूनिटी जैसे सर बता रहे हैं तो काफी जल्दी डाउन हो जाता है। तो इससे इम्यूनिटी कैसे रेज होगा, वो चीज पे ट्रीटमेंट का लाइन ऑफ एक्शन यहाँ पे, जैसे मैं यूजुअली जो भी है ऐसे वक्त में बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन से, जिसमें ट्रीटमेंट के बारे में सर बता देंगे बाद में डिस्कशन में, लेकिन आपको ये दो चीजें भावनिक लेवल पे, जो एक मैंने पॉजिटिव नेगेटिव को बताया, 2 दिन लीजिए, 3 दिन लीजिए, 100-200 चीजें नेगेटिव आने दीजिए कि मुझे इससे गुस्सा आता है, इससे चिढ़ होती है, इससे, लेकिन वो सारी चीजें लिखिए। और डेली फिर लिखूं, फिजिकल डेली ट्रीटमेंट उसको फ्लश आउट करूं? नहीं, आपको सिर्फ एक ही बार में लिखना है। और एक बार लिखने के बाद में जब आपका ट्रीटमेंट चलेगा, उसके साथ में जो भी मैं माइंड हीलिंग के ऊपर फोकस करती हूँ, कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स वगैरह के ऊपर फोकस करती हूँ, तो उस वक्त में हफ्ते के बाद में फिर इसे देखना है कि आपकी नेगेटिव की लिस्ट कम हुई क्या, और आपकी पॉजिटिव की चीज बढ़ गई क्या। कैसे पता चलेगा? फिर इससे पहले मुझे, मतलब मेरे सामने अगर सामने वाला कोई पड़ोसी आ जाता है तो मुझे गुस्सा होता था, लेकिन अभी आपको गुस्सा नहीं आता है, अभी आपका झगड़ा नहीं होता है। किसका फोन आ जाए तो आप एनॉयड होते हो, आप गुस्सा आता है, आपको बुरा लगता है, फिर मेरे से बात नहीं, तो वो चीज आपको बाद में तकलीफ नहीं देती। तो इसका मतलब आपकी नेगेटिव लिस्ट में से वो हट जाएगी, उसको कट आउट कर देना है। और पॉजिटिव क्या? मेरे कैंसर के बाद से मतलब 4 साल में ऐसे ही मेरे लिस्ट में काफी चीजें ऐसे ही हट गई, जैसे आप बोल रहे हो। वेरी गुड, वेरी गुड। मतलब अगर आप बोलोगे तो अब मेरे को बहुत सारे कम ही चीज तकलीफ देती है। पहले जब शुरू में बहुत जब अच्छी डिटेल्स बात, हुआ था तब मुझे 100% लोगों पे गुस्सा था। अब मेरे वो 10% भी नहीं रह गया। जो चीज आप बहुत बोल अच्छी रहे हो बात तो है। मेरे लाइफ से ऐसे ही हट चुके हैं। तो मैं और फिर से 100% इसे लिखिएगा। दूसरा चीज ये, आपकी पॉजिटिव की लिस्ट बढ़ाइए। मतलब आपकी हॉबीज होगी, आपकी कोई अच्छी चीज होगी, आपका जो भी समय है, आपका जो भी शेड्यूल है, जो भी आपका ट्रीटिंग डॉक्टर है, उस शेड्यूल में भी कुछ चेंजेस करिएगा। जैसे खान पान के चेंजेस होते हैं, दवाई के चेंजेस होते हैं, वैसे सोच विचार को चेंजेस करें। वो छोटा बच्चा रहता है अपना सबकॉन्शियस माइंड, उसको जैसे आप बताओगे, जैसे आप बोलोगे, वैसे वो मान लेता है। अगर आपने झूठ मूठ ये भी बोल दिया ना कि मेरा कैंसर ठीक हो गया है, वो मान लेता है, क्योंकि उसको कोई प्रूफ्स नहीं लगते। उसको नहीं समझता कि आप झूठ बोल रहे कि सच बोल रहे हैं। तो बोलने में क्या हरकत है, बोलने में क्यों हर्ज है? लोग भी तो बोलते हैं। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये बहुत पावरफुल टेक्निक है, मेटाफिजिक्स है, बहुत कम लोग इस पे विश्वास करते हैं। बट लास्ट 26 ईयर्स में से लास्ट 15 ईयर्स आई हैड बीन अ वेरी थॉरो फॉलोअर ऑफ इट, ठीक है। तो जो भी आपके ट्रीटिंग डॉक्टर होंगे, उनसे अफर्मेशंस, उनसे लॉ ऑफ सबकॉन्शियस माइंड के कुछ मेरे वीडियोस है, मैं वो आपको भेजती हूँ। और उसके साथ में कुछ चीजें कि जिनको सुनना है, जिससे आप अपनी अंदर का जो सॉफ्ट ड्राइव है आपका, जो आपका सॉफ्टवेयर है, उसको चेंज कर सकती है। ये जो आपने अभी वर्ड बोला 2-3 बार कैंसर, मैं मेरे पेशेंट को ये भी बोलने नहीं देती हूँ। आप मेरे पेशेंट से, मैं आपको फोन नंबर दूंगी और बात करेंगे ना, तो बोलते कि हाँ मुझे हुआ था 10 साल पहले, मुझे बताया था, लेकिन अभी मैं ट्रीटमेंट से अच्छी हो गई हूँ, डॉक्टर अनुरिता ने बोला है मुझे कुछ भी नहीं है। तो जब डॉक्टर अनुरिता बोलती है कुछ नहीं है, तो पेशेंट को सच में मान लेता है, सच में ठीक भी हो जाता है, क्योंकि उसने 100% फेथ रखा होता है। तो ऐसे ही फेथ रखिएगा उस डॉक्टर पे जो आपको ट्रीट करेगा। बट बिलीव मी,
2019 से अब तक जो भी आपने फेस किया है, तो डर के मारे, कैंसर का डर लेके आपने फॉलो किया है। अभी आपको जीना है और आपको ये मानना है कि मेरा ट्रीटमेंट हो चुका है, मैं एब्सोल्युटली ओके हूँ, मेरा कैंसर जा चुका है। कुछ ऐसे अफर्मेशन है, मैं लिख के भेज दूंगी, जो आपको दीवार के ऊपर लिखने बोलने हैं सोते वक्त में और सुबह उठने के बाद में। वही अफर्मेशन, वही लिखी हुई लाइनें बोलनी है, सोचते सोचते सोना है, एंड यू विल सी चेंजेस। बिलीव कीजिए, आपका आज का जो भी आरबीसीज है, हिमोग्राम है, जो भी, वो बकायदा हिमोग्राम जो रूटीन है वो निकालिएगा। ये सब कुछ आपकी जो भी ट्रीटमेंट चालू होगी उसके साथ में बोलिएगा, कहिएगा, लिखिएगा, और उसके बाद में 1 हफ्ते के बाद में चेंज देखिएगा। बकायदा बायोकेमिस्ट्री भी चेंज होती है। ओके, सो डोंट वरी, यू आर वेरी वेरी लवली लेडी। आप को जो बेस्ट मिलेगा इस प्लेटफॉर्म पे वो कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि आप बाहर के लिए सिर्फ एक पेशेंट है और एक नेगेटिव वाइब्स होती है कि नहीं भाई। बट एक बात बताइए, पहले 50 साल पहले, 70 साल पहले कोई कैंसर वगैरह का ट्रीटमेंट या कोई इन्वेस्टिगेशन होता था? नहीं होता था। तो हमें जानकारी है, हमें डिटेल साइंटिफिक इंफॉर्मेशन मिल रही है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जैसे अभी मैडम ने आपको बताया, तो मैं फर्टिलाइजर, केमिकल्स एंड कार्सिनोजेंस इनटू स्किन केयर, एनिमल केयर एंड फूड एंड फ्रूट्स, इस पे काफी स्टडी करती हूँ। हमारे नॉर्मल व्यक्ति के भी खून में काफी सारे कार्सिनोजेंस होते हैं, कैंसर होने की संभावनाएं होती है, क्योंकि हमारे अंदर कैंसर करने वाले पेशी तंतु होते हैं हर किसी में। द रीजन वी आर एक्सपोज टू सो मेनी कार्सिनोजेंस। लेकिन हर एक की मानसिकता, हर एक की शारीरिक ताकत, हर एक की स्पिरिचुअल पावर और हर एक की आंतरिक शक्ति उसको इस बीमारी से होना है कि नहीं होना है, इससे रोकती है। आप भी डेवलप कर सकते हो वो सारी चीजें। ओके, क्या नाम बताया आपने? मैम सोनम। सोनम जी, आप हमेशा आज सोते वक्त में जो 2 चीजें बोली, कम से कम उतना तो आप भूलेंगी नहीं। एक नेगेटिव चीज लिख के आपको फ्लैश आउट करनी है और दिमाग से भी निकालनी है। जो भी बच्ची कुछ ही होगी, आपने बोला कि आप काफी कुछ ओवरकम किया। और दूसरी चीज, आई एम फाइन, आई एम ओके, आई एम totally overcome the cancer and I am not a patient now. I am a very healthy lady and Sonam loves a lot. आपको खुद को प्यार करें। ओके, यस मैम, श्योर। टेक केयर। ठीक है सोनम, आप अभी लीव कर दीजिए, मैं आपको पूरा प्लान। तो खाना ला दें। चलिए, वो लीव कर दी। अभी आपको कुछ ट्रीटमेंट बताने हैं तो बताइए। अनुरुता मैम, आप क्या सजेस्ट करेंगे ट्रीटमेंट? शशि मैम, मंदाकिनी मैम, बताइए ट्रीटमेंट। अनुरुता मैम, आप बताइए क्या देंगी? ये केस का मैंने पूरा स्टडी तो नहीं किया है, लेकिन एमएल का केस ऐसा है, तो सबसे पहले इसका रस धात्वग्नि, रक्त धात्वग्नि और मज्जा, ये 3 चीजों पे बहुत। और दूसरा शायद इन्होंने बताया कि कुछ कैल्शियम रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो ये धातु का क्षयावस्था जो भी है बीमारी, हमारे लिए कैंसर डायग्नोसिस नहीं रहता है, लेकिन जो भी हमारी संप्राप्ति है उस इसमें क्षयात्मक संप्राप्ति। तो सबसे पहली चीज इसका जो लेवल एंड बूस्ट ऑफ मानसिकता है वो और सत्व बढ़ाना बहुत जरूरी है। शायद ओजरास हो रहा है इसका, तो वो चीज को रोकना जरूरी है। कुछ होगा हैबिट और काउंसलिंग, क्योंकि मैंने जस्ट 2-4 लाइनें मैम की सुनी एंड आई केम टू नो दैट शी इज अ कैंसर पेशेंट। बिलीव मी, इफ एन AML patient with chemo, radio, whatever therapy she has sustained 5 years, so she has a good immunity inside. हम इसको बहुत अच्छा रिवर्सल दे सकते हैं। रूबिया कॉर्डिफोलिया, मतलब अपना गुडुची, अपना ज्येष्ठमत, रक्तपाचक गण, रसपाचक गण, हमारा मुस्तादी गण, क्योंकि यहाँ पे उनकी पूरी हिस्ट्री निकालने के बाद में कुछ ना कुछ धातु का ज्वर अवस्था या वात की प्रकोप अवस्था जरूर पाई जाएगी। तो उसके हिसाब से अग्नि दीपन करने के बाद में एक अच्छा ग्रोथ जो भी है, जो चीज मज्जा को पोषित करे, क्योंकि इनका सबसे वीक रहता है जिसे बोलते हैं कि बोन मैरो, जहाँ से सारी अपनी सेल्स वगैरह डेवलप होती है। उसमें से जो 3 टाइप है उसमें से एक जेनेटिक रहता है और दूसरा जो बिकॉज आदित्य सर बता रहे थे लेकिन पेशेंट सामने था तो मुझे टेक्निकली वो चीजों पे बोलना नहीं था। इनके एक्चुअली जो भी माइलॉइड्स है उसमें मिनिमल मैच्योरेशन है या ल्यूकेमिया विद इसिनोफिलिया है या एक्यूट मोनोसाइटिक ल्यूकेमिया है या ल्यूकेमिया विद मैच्योरेशन है, ये माइलोब्लास्टिक मैच्योरेशन है क्या, वो थोड़ा देख के टेक्निकली इन्होंने जो भी बेस्ट एलोपैथ ने वो कर चुके होंगे। But instead of chemo radiotherapy, when she's going into immunosuppression, that is very risky for her. Physically,
हम इस पेशेंट को देख के बहुत अच्छी लॉन्गिटिविटी दे सकते हैं। अगर हमने इंटरनल ट्रीटमेंट अच्छे से किया, मृदु शोधन और अच्छी तरह से अग्निदीपन और स्नेहन करके इसको मज्जावस्ती या फिर जो अजा पाया सूप है उसके अंदर का जो मज्जा है वो अगर उनके खान पान में रखा, प्रोवाइडेड शी इज गुड इनटू एपिटाइट, शी इज गुड इनटू डाइजेशन, यू विल गेट वेरी फैंटास्टिक रिजल्ट। मैंने ब्लड कैंसर्स में दिया है ऐसे स्टेज में कि जहाँ पे 20 एंड 30 डेज भी उनके हाथ में नहीं थे, एंड इट हैज वर्कड आउट वेरी गुड। तिक्तशीर बस्ती है, अभ्यंतर स्नेहपान है। मैं ऐसे पेशेंट में जो भी है, अगर पेशेंट अफोर्डिंग है तो मैं हीरक और सुवर्ण, सुवर्णमाली, वसंत और त्रिभंग भी चलाती हूँ क्योंकि क्षयात्मक संप्राप्ति रहती है। शतपुटी अभ्रक भस्म भी चलाती हूँ। बट पेशेंट का कौन से टाइप में क्या क्या कंडीशन है, कौन सी सिस्टम वीक है, क्या रिस्क एट रिस्क क्या है, क्योंकि मुझे अभी बोलते वक्त में उसमें थोड़ा सा एबनॉर्मलिटीज लगी उसके फेशियल नर्व्स और इसकी, तो नर्वाइन वगैरह वीकनेस वगैरह होगा। हाँ वो मैम, सारी सीएनएस वो ब्रेन में भी वो इन्वॉल्वमेंट है एक्चुअली मैम, कैंसर की हाँ एएलएल मुझे लगा सर। yes 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 I got it. The reason is that कि you have to be very fast sir, and secondly believe me, only and only Ayurveda can increase her life. Don't go for Yes. chemotherapy, stop the chemotherapies. That may be minimal, that may be anything. I shared you yesterday मेरी कैंसर पेशेंट का आपको भेजा मैंने, तो you come to know कि ये सारे ट्रायल्स में जाने की बजाय हम अपना ट्रायल करते हैं ना सर, एंड गिव हिम इन अ वेरी इस मतलब सबलिंगुअल दीजिए, बारीक करके दीजिए, टैबलेट फॉर्म को भी बारीक करके दीजिए शहद में। जी मैम। या और दूसरी चीज नाभि पूरन, सबलिंगुअल, देन शिरोपिचू या नस्य, ये सारी चीजों मतलब अप्लाई एवरी बेस्ट थिंग फ्रॉम योर साइड अलोंग विद आहार। और सबसे मेन चीज ये देखिए कि गलत खान पान नहीं करे वो, जिसकी वजह से मैं जो एक इम्यूनोमॉड्यूलेशन एंटीऑक्सीडेंट थेरेपी है उसमें हाई एराक वैल्यू के एंटीऑक्सीडेंट्स यूज करती हूँ। हाई ओरैक वैल्यू के मतलब जिसका मतलब एक पोटेंसी बहुत अच्छा रहता है, देयर शुड बी ऑर्गेनिक, दे शुड बी फ्लेवोनॉइड कंटेंट रहना चाहिए उसमें, विटामिन और ये सारा कंटेंट रहना चाहिए, और सोरस फॉर्मेट होना चाहिए। इट शुड बी नेवर इनटू टैबलेट फॉर्मेट या ऐसे, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ बहुत मार्केट स्पॉइल्ड है न्यूट्रिशन का इस वजह से। बट सी दैट यू हैव अ गुड ओरैक वैल्यू एंटीऑक्सीडेंट व्हिच इज वेरी मतलब साइंटिफिक प्रिपरेशन उसके पीछे होना चाहिए, विल गेट वेरी गुड रिजल्ट्स। अदरवाइज जो हमारे जो भी हाई ओरैक वैल्यू के रास्पबेरी, ब्लूबेरी टाइप में जो फ्रूट्स रहते हैं उनके एक्सट्रैक्ट्स अगर आपको मिलते हैं, दिस इज वेरी डिफिकल्ट इन इंडिया, लेकिन मेरे कुछ फॉरेन कंट्रीज में तो वो सारी चीजों का एक्सट्रैक्ट और वो जूसेस अगर देते हैं तो बहुत अच्छी तरह से उनका इम्यूनिटी रेज्ड अप रहता है, क्योंकि किसी भी छोटे इन्फेक्शन से वो दब जाते हैं। तो इनका किस टाइप का AML है वो देखिएगा। और दूसरी चीज ये कि यू कैन चेंज द एनाटॉमी ऑफ cells if you are in a very correct way. Ayurveda has that much power, believe me, but you have to be fast. जी मैम, जी मैम। Yeah. तो सर मैं प्लान कर रहा था, सर आप बताइए कि मैं शुरू में दीपन करूंगा, दाढ़ी मास्टक से थोड़ा अभपत्ति कर दूंगा, और जो विरेचन रहेगा 2 दिन अभपत्ति का, मतलब उसमें ये शॉर्ट मरीज पिपली के अलावा वो त्रिवृत रहता है, और शुरू में सुकुमार घृत एक दिन मिश्रक स्नेह और 2 दिन त्रिफला शिवाम्बु, मतलब चेंज कर करके विरेचन दूंगा 7 दिन। और महामंजिष्ठादि चूर्ण या घन को काढ़ा बना के पंचतिक्त घृत के साथ थोड़ा रूक्षता हटाते हुए उसको वो पिलाऊंगा। उसके बाद बस्ती में, मज्जा बस्ती के लिए मैं कोलकाता में कोऑर्डिनेट करूंगा, और शिवा गुटिका एक सुबह एक शाम, मतलब इसमें त्रिफला और बहुत सारी चीजें रहती है, और इनको शंखवटी, प्रबल, पंचामित्र, गोदुक्त भावित 1 महीने के लिए दूंगा। और सर एक आपसे हेल्प चाहिए थी, जो मैम ने जैसे बोला एंटीऑक्सीडेंट कोई अच्छा हो, तो सर वो हाई आयरन पुटी का जो आपने बोला था ना, लोहा की जो औषधि बनाते हैं बार बार पुटी देते हैं, सर वो हाँ। अगर आप वो भिजवा सके तो पुनर्नवा, मंडोर और ताप्यादि लोहा की डोज कम कर दूंगा, उसको ऐड कर दूंगा उसके साथ। ठीक है। और सर मनस चिकित्सा में पंचगव्य घृत का प्लान कर रहा हूँ, दिव्य मेधा वटी का प्लान कर रहा हूँ सर, और जरूरत पड़ी तो ही मनस मित्र वटिकम ऐड करूंगा, क्योंकि बहुत सारी दवाइयां हो जाएंगी। और सर नाभि पूरण गंधर्व हस्तादि एरंड या एरंड के साथ करूंगा। इसके साथ सर कुछ पोटलीज हैं, जैसे हेमा तार, पहले विषगर्भ दूंगा और लोहगर्भ, फिर जब आपकी जो आयरन की दवाई आ जाएगी तो मैं इसको हेमगर्भ, तारगर्भ, हीरक भस्म में बदल दूंगा।
सर ये पन्ना भस्म मिल सकती है क्या? ये एक उंझा का हाँ। क्रूअल कैप्सूल आता है, उसमें हीरक पन्ना और सर्वेश्वर परपटी रहती है। अगर पन्ना भस्म और सर्वेश्वर परपटी मिल जाए। सर ऊंझा का अच्छा है सर, आप उसका कैप खोल के उसको यूज करिए, कभी भी कैप्स के साथ पे मत यूज करिए। ओके 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 मैम। तो ये उसका नहीं तो ऊंझा का फिर सर्वेश्वर परपटी वाला क्रूअल कैप्सूल यूज करूंगा। और ये आसव अरिष्ट में मैं ये इनको मंगाऊंगा सर, ट्रेन से ट्रांसपोर्ट करा के, लिक्विड्स हैं लीटर लीटर। पुनर्नवा आसवम से बाद में मृदु मृदु विवेचन रखूंगा, अग्नि अच्छी रहेगी। द्राक्षादि आसवम बीच में चेंज करूंगा। और जीरकादि अरिष्टम और अमृता अरिष्टम कुमारी आसवम इसको चेंज कर करके दूंगा। और सर त्रिवांग भस्म जैसे मैम ने बोला, लघु वसन मालती और षटपुटी अभ्रक भस्म। और इसमें थोड़ा सा अगर स्वर्ण में हेमगर्भ है वैसे, तो इनका और कोई अगर मैग्नीज का कोई कॉम्बिनेशन है सर, तो वो यही मेरा प्लान था सर। और रसपाचक रक्तपाचक शुरू में दूंगा सर, महामंजिष्ठादि शूर्धन के साथ मुस्तादि जी। शूर। ठीक है, फिर आप बताते रहिएगा कैसा क्या रिजल्ट आ रहा है। ठीक है जी सर। सर ये ठीक है ना? अगर आप कुछ ऐड करना चाहें टीम में से तो प्लीज बता दीजिए। मेरे हिसाब से ठीक है, धीरे धीरे दीजिएगा, अग्नि को जी ध्यान सर। में रखिए। ठीक है, तो अभी हम सेशन बंद करते हैं, फिर मिलेंगे, टाइम हो गया। थैंक यू, प्रणाम, गुड नाइट, शुभ रात्रि। थैंक यू सर।